Good morning, sir. This meeting is being recorded. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज राइट मूव एकेडमी के सेशन पे हम लोग जलेंद्र शुक्ला जी के साथ है। जलेंद्र शुक्ला जी एनबीएफसी में आई थिंक 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने ऑलरेडी भी सेशंस लिए हैं हमारे साथ और उनको एनबीएफसी के ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल एकेडमिक हर एस्पेक्ट की नॉलेज है और जहाँ पे भी हम अटकते हैं तो डेफिनेटली शुक्ला जी हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी है। सो आज जो सेशन हम लोगों ने सोचा है उसमें क्या है कि शुक्ला जी हमको एक तो एनबीएफसी का ओवरव्यू देंगे, ब्रॉड ओवरव्यू कि एनबीएफसी होती क्या है, किस टाइप की एनबीएफसीज हैं, फिर उनमें कंप्लायंसेस क्या रहती है, रजिस्ट्रेशन का ओवरव्यू रहेगा, बड़ा ओवरव्यू रहेगा। उसके बाद आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स है वो शुक्ला जी उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे, एज वेल एज कुछ और चीजें जो उनको लगेगी इंपॉर्टेंट बताने की वो अपने को बताएंगे। सो ओवर टू यू शुक्ला जी। थैंक यू गौरव सर। गुड मॉर्निंग अगेन। सो जस्ट जैसे सर ने कहा कि ये सेशन हम इस तरह की जैसे स्मॉल ब्रीफ कंप्लायंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू एनबीएफसी, उसको एक बार क्विकली हम गो थ्रू कर लेंगे। उसके बाद जो भी आप लोग का स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा वो हम पूछ सकते हैं। अगर बीच में भी प्रेजेंटेशन के टाइम पे अगर कहीं पे भी आप लोग कुछ डाउट है कि या कुछ कंसर्न है तो आप अनम्यूट करके तुरंत पूछ सकते हैं। सो आई जस्ट शेयर द स्क्रीन एंड ओके। काफी कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या फिर अगर हम देखते हैं कि एनबीएफसी क्या है, बहुत लोग बोलते हैं कि हम नॉर्मल अपने ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या मुझे एनबीएफसी का लाइसेंस लेने की जरूरत है, मेरा तो कहीं मैं बाहर करता ही नहीं हूँ। तो देखिए ये एक प्रॉब्ली क्वेश्चन है कि मैं मेरी प्राइवेट कंपनी है, अगर मैं 186 185 का कंप्लायंस करता हूँ कंपनी एक्ट का, तो मुझे एनबीएफसी का लाइसेंस लेने की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। यह एक ऐसा टॉपिक मैं बोलूंगा, एक ऐसा टॉपिक है ये और एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसमें आपका इंटरनल कंप्लायंस और आप कितना गवर्न करते हो अपनी कंपनी को। आरबीआई सिंपल है, अगर आपका 50% एसेट्स आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है और आपका रेवेन्यू मोर देन 50% आपके उस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आती है तो आप एनबीएफसी की कैटेगरी में फॉल करते हो। अगेन यहाँ पे सीआईसी का डिफिनेशन अभी मैं नहीं लेता हूँ। सीआईसी मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, उसके लिए 4-5 कंडीशन है। अगर वो आप कंडीशन फुलफिल करते हो तो आपको एनबीएफसी का लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, बट आपको थ्रू आउट द लाइफ आपको वो कंडीशन हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी। तो वो एक अलग सेपरेट मैटर है। नॉर्मल कंपनीज को जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास प्राइवेट कंपनी है, मैं खाली ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, अगर आप ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करते हो और आपका 50% एसेट जो है, 50% मतलब आपका जो भी पेड अप कैपिटल, रेवेन्यू, जनरल रिजर्व है, वो उससे जो इनकम जनरेट होती है वो फाइनेंशियल एक्टिविटी से इनकम जनरेट होती है, तो आपको एनबीएफसी का लाइसेंस लेने की जरूरत है। अभी लेटेस्ट में जो नवंबर 21 में आरबीआई का सर्कुलर आया था रिगार्डिंग एनओएफ। पहले क्या था, 2 करोड़ एनओएफ था, 2 करोड़ के एनओएफ से अब आप चालू कर सकते हो, बट अभी धीरे धीरे उसको 2 करोड़ से 5 करोड़, 5 से 10 करोड़ अब आरबीआई उसको बढ़ाने वाला, जो कि अक्टूबर 2022 से अप्लीकेबल हो जाएगा। बट एज ऑन टुडे की बात करें, अगर आपका पास 2 करोड़ का एनओएफ है तो आप अपनी एनबीएफसी स्टार्ट कर सकते हो। और एनबीएफसी स्टार्ट करने में उसमें कई सारी कैटेगरीज है और कई सारे उसके अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। जैसे आपने कहा कि एनबीएफसी जो होती है वो इनकॉर्पोरेशन होती है कंपनी एक्ट के हिसाब से, क्योंकि वो मस्ट बी अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, और उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है एनबीएफसी के, एनबीएफसी डिपार्टमेंट। रजिस्ट्रेशन जो है रीजनल ऑफिसेस में होती है आरबीआई का, जो हर एक स्टेट में है। मुंबई में है तो, अगर महाराष्ट्र में है तो मुंबई में, गुजरात में है तो अहमदाबाद, राजस्थान में है तो जयपुर, एमपी में है और छत्तीसगढ़ में है तो भोपाल, इसी तरह अलग अलग है। लेकिन उनका जो बैकिंग टीम में ड्यू डिलिजेंस होता है वो सारा कुछ सेंट्रल ऑफिस मुंबई से ही होता है। एप्लीकेशन आपको रीजनल ऑफिस में सबमिट करना पड़ता है, बट उसका बैकिंग या फॉलो अप या डॉक्यूमेंटेशन के सारी चीजें जो होती है वो मुंबई सेंट्रल ऑफिस में होती है। आइदर वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कोलाबा में होता है या फिर आपका फोर्ट की मेन आरबीआई की मेन बिल्डिंग में होता है।
अब एनबीएफसी कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकती है? हमेशा अगर हम एनबीएफसी दे तो अपने माइंड में दो चीज आती है, लोन्स और इन्वेस्टमेंट। अगर किसी का एनबीएफसी जो है वो किसी का दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट इन टर्म ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, इस सब में इन्वेस्ट करती है तो डेट इज इन्वेस्टमेंट कंपनी। और अगर लोन्स करती है, रिटेल लोन या फिर कॉर्पोरेट लोन, तो लोन और इन्वेस्टमेंट ये बहुत ट्रेडिशनल चीजें है। बट आजकल धीरे धीरे अब एनबीएफसी दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होती चली जा रही है। एक्विजिशन शेयर, बॉन्ड, आपका सीड फंडिंग कर रही है, स्टार्टअप फंडिंग कर रही हैं, और बहुत बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो ट्रेडिशनल एनबीएफसी जो होती थी पहले उससे फिनटेक एनबीएफसी हो गई है, डिजिटलाइजेशन जा रहे हैं वो लोग। तो बहुत सारे उसमें कंप्लायंस और बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। टाइप ऑफ एनबीएफसी अगर हम ब्रॉड सेंस में करें जो आज के टाइम पे अप्लीकेबल है, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि नवंबर में कुछ सर्कुलर आया था जिसमें एनबीएफसी को उन्होंने लेयर में कर दिया था, बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। बट वो नोटिफिकेशन अक्टूबर 2022 से अप्लीकेबल होगा। अभी एज ऑन डेट जो दो ब्रॉड कैटेगरी है वो है पब्लिक एक्सेप्टेंस डिपॉजिट, जो मतलब एज ए बैंक के जैसा पब्लिक से पैसे एक्सेप्ट करती है, और रिपेमेंट ऑन मैच्योरिटी 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर्स की तरफ। और दूसरी होती है नॉन एक्सेप्टेंस डिपॉजिट, मतलब आप लोन दे सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट जनरल पब्लिक से आप डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उसको बोलते हैं नॉन एक्सेप्टेंस पब्लिक डिपॉजिट। इस एनबीएफसी नॉन एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट बहुत सारे उपलब्ध डिपॉजिट है कि एनबीएफसी बहुत ही कम है, जैसे डीएचएफएल है, आदित्य बिरला है, मनापुरा गोल्ड है, इंडिया बुल बीच में था, ऐसे और दो चार और एग्जांपल्स हैं जो कि डिपॉजिट टेकिंग है एनबीएफसी से। अब इसमें भी दो कैटेगरी है, एक होती है नॉन सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट, मतलब आपका टोटल एसेट साइज जो है वो 500 करोड़ से कम है, आप उसके लिए नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट कंपनी। और सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट जिसका एसेट साइज 500 करोड़ से ज्यादा होता है। ये दो क्लासिफिकेशन इसके लिए है कि बेस्ड ऑन दिस योर एसेट साइज बहुत सारे कंप्लायंस, बहुत सारे एप्लीकेबिलिटी होती है जो आपको नहीं होगी अगर आप 500 करोड़ से कम हो। अगर आप 500 करोड़ से ज्यादा हो तो सारे रूल्स एप्लीकेबल है। सिमिलर मैं अगर कहूं, अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो कंपनी एक्ट के सारे सेक्शन आपको एप्लीकेबल होता है, प्राइवेट कंपनी हो तो बहुत सारे एग्जाम्स आप एंजॉय कर सकते हो। सेम वे में यहाँ पे अगर आपका एसेट 500 करोड़ से कम है तो कुछ रिलैक्सेशन है आपको, और अगर 500 करोड़ से ज्यादा है तो सारे मास्टर डायरेक्शन में जो भी पॉइंट लिखा है आरबीआई के वो सारे आपको फॉलो करना पड़ता है। ये तो दो हमें समझ में आ गया कि ये एक तो हमें अभी तक समझा कि एक डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होती है, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है। अब उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, एक सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट जो 500 करोड़ से ज्यादा होती है, और एक नॉन सिस्टमेटिक जो 500 करोड़ से कम होती है। अब फर्दर बेस्ड ऑन ए बिजनेस एक्टिविटी कि आप किस पे क्लासिफाई होते हो, तो पहला क्लास इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी, मतलब लोन कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, एसेट फाइनेंस कंपनी, ये सब फर्स्ट कैटेगरी में आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो है जिसको हम बोलते हैं ये वाला, जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होता है उसको जो फाइनेंस करती है कंपनी, वो इसके अंदर आती है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, जैसा मैंने स्टार्टिंग में पार्किंग एक क्वेश्चन किया था, कोर इन्वेस्टमेंट नाम से अर्थ समझो, कोर मतलब जिसका काम ही है कोर, मतलब विद इन द ग्रुप ही इन्वेस्टमेंट कंपना। अगर आपके पास एनबीएफसी है जो केवल अपने ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करती है, अब ग्रुप की डिफिनेशन भी आरबीआई ने दिया हुआ है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, या फिर अगर आप कॉमन ब्रांड नेम शेयर करते हो, कॉमन डायरेक्टर्स है, कॉमन शेयर होल्डर्स है, और आप अपने को क्लासिफाई ग्रुप कंपनी करते हो और केवल उसी में करते हो, 90% एसेट्स आपके आपकी ग्रुप कंपनी में ही है, तब आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी करते हो। इसमें कैटेगरी क्या है सर? अगर आप पब्लिक, जी सर, स्क्रीन पे सर वो शेयर भी कर दीजिए ना स्लाइड, तो सामने दिखता रहेगा। नहीं स्लाइड शेयर है मेरे, नहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं सर, अभी आपका खाली फर्स्ट स्लाइड पे ही है, अगर आप वो क्लिक अरे करेंगे बट एक एक मिनट सर, एक मिनट, तो थोड़ा वो सामने अगेन मैं सामने। फिर से, हाँ, हाँ नहीं अभी आ रहा है। अरे आया हाँ, अभी है सर? हाँ सर अभी एन ओके रिजर्व्स आई का आ रहा है। थिंक, एक मिनट, अभी दिख रहा है आपको ये सिर्फ? अच्छा नेटवर्क इशू है क्या? नहीं कोई बात नहीं। अभी दिख रहा है आपको, मतलब ये क्लासिफिकेशन ऑफ एनबीएफसी? नहीं अभी मिनिमम रिजर्व वाला दिख रहा अभी है। वही है, मिनिमम रिजर्व वाला ही है।
हाँ अभी आया क्लासिफिकेशन, आई थिंक कुछ तो है। हाँ ठीक है, ठीक। अभी मैं छोटे पे दिखा पा रहा हूँ, बड़े जब मैं उसको स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ तो कुछ तो इशू आ जा रहा है। ओके, सो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी अगर आप ग्रुप में करते हो और आप पब्लिक फंड एसेस नहीं करते, तो पब्लिक फंड की डिफिनेशन भी आरबीआई ने दिया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप पब्लिक फंड एसेस करते हो तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अगर आप पब्लिक फंड नहीं करते हो, आप ओन फंड से ही अपने ग्रुप में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का डिफिनेशन ले सकते हो। कुछ इसमें आपको छूट है, कुछ आपको कंप्लायंस नहीं करनी पड़ती है। इसके लिए कोर इन्वेस्टमेंट कर एक्टिविटी है खाली इन्वेस्टमेंट करना शेयर्स में या डिवेंचर में या सीसीपीएस में, एनसीडीज में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट कंपनी, अगेन जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं उसमें बहुत पैसा लगता है और उसका 20-20 साल 25 साल तक का रिपेमेंट टर्नर होता है। उसके लिए स्पेसिफिक एनबीएफसी कंपनी जिसका काम ही खाली बड़े बड़े डैम प्रोजेक्ट, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें इन्वेस्टमेंट करती है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिसका टिकट साइज बहुत कम होता है, 25,000 50,000 मैक्सिमम 1 लाख, और वो ऐसी एनबीएफसी होती है जो कि रूरल में काम कर, जिसके पास फॉर्मल केवाईसी नहीं होती, बैंक अकाउंट नहीं होता, और बहुत ही छोटे छोटे फार्मर या सेल्फ ग्रुप हेल्प वुमेन्स का जो ग्रुप हेल्प होता है, जो ज्यादा करके नॉर्थ इंडिया या आप महाराष्ट्र के जो सुदूर एरिया में है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट करने वाले हैं, हैंडलूम बनाने वाले लोग होते हैं, उनको जो 20,000 25,000 का लोन चाहिए होता है, जो कि विदाउट सिक्योरिटी अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करते हैं, उनके लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है। एनबीएफसी फैक्टर, अगेन जो फैक्टरिंग का बिजनेस करते हैं, बिल्स का डिस्काउंटिंग वाला बिजनेस होता है, अगर आप केवल वो करते हो तो आपको स्पेसिफिक लाइसेंस मिलता है। जब आरबीआई को लाइसेंस देती है उस समय आपको कैटेगरी बताना पड़ता है कि मैं कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करूंगा, ताकि उनके ऐसे नहीं होता कि आप सर्टिफिकेट ले लिया और आप कल को कुछ भी करो। आपको फर्स्ट आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है। नॉन ऑपरेटिंग फाइनेंस होल्डिंग एनबीएफसी, ऐसी एनबीएफसी जो टॉप ग्रुप के एकदम ऊपर रहती है, जो कुछ करती नहीं है, उसकी सब्सिडरी एक फॉर्म होती है जो करती, खास करके बैंक का जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको सेटअप करना होता है तो आरबीआई क्या बोलता है, अगर आपको बैंक पेमेंट बैंक जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है या पेटीएम पेमेंट बैंक, उसकी जो होल्डिंग पेरेंट कंपनी होती है ना, वो नॉन ऑपरेटिंग हो, वो कुछ करती नहीं, एक्टिविटी उसका कुछ नहीं होता है, उसकी सब्सिडरी सारा काम करती है, तो ऐसा भी एक लाइसेंस मिलता है। अगेन मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑन एंड ऑफ, जैसे मैंने बोला, ये एक बहुत ही स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपका प्रॉफिट होता है तो 20% आपको फ्री रिजर्व में करना पड़ता है। बहुत लोगों का क्वेश्चन है तो क्यों, ऐसा क्या जरूरत है फ्री रिजर्व करने का? आरबीआई कहता है अगर कल की आप फेल्ड हो गए खास करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास कुछ पैसे हैं ही नहीं, साला लॉस में हो गए, तो 20% आप मार्जिन आप अगर अलग रखो, कल को कुछ भी मार्केट अप्स एंड डाउन होता है तो आपके बैलेंस शीट पे इफेक्ट नहीं आता। मिनिमम रिक्वायरमेंट अगेन मैंने बोला, जैसे अभी एज ऑफ नाउ 2 करोड़ है, आगे आने वाले समय में पता चलेगा कितना है। अगेन ये बहुत सारे लोगों को पता, मैंडेटरी पॉलिसीज, आरबीआई बोलता है कि आप कैसे गवर्न करोगे कंपनी। अगर आप नॉर्मल कंपनी हो तो आपको एओए में आपको रूल्स और रेगुलेशन लिखा रहता है, बट अगर आप दूसरे रेगुलेटर के साथ हो, आरबीआई या फिर आईआरडीए सेबी, अगर आप एएमसी बिजनेस कर रहे हो तो उनका भी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। पॉलिसी बनाइए, आप कस्टमर के साथ कैसे डील करोगे, क्या डॉक्यूमेंट आप शेयर करके बताओगे, क्या डॉक्यूमेंट आप कस्टमर से मांगोगे, उनको आप डिस्क्लोज करोगे, वो सब आपको पॉलिसी में लिखा होता है। दीज पॉलिसी शुड बी अडॉप्टेड इन एवरी ईयर, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से अप्रैल में आपको हर एक अप्रैल में पॉलिसी आपको रिव्यू करना पड़ता है। हाँ, अगर बीच में भी आप कुछ चेंज करते हो तो बीच में भी रिव्यू करके आप बोर्ड से अप्रूव लेना पड़ता है। केवाईसी पॉलिसी, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिसीज ये है, क्योंकि आज सारे एनबीएफसी, जो मोस्ट ऑफ द एनबीएफसी डिजिटल जा रहे हैं, तो डिजिटल में केवाईसी बहुत सारे थर्ड पार्टी के साथ वो शेयर होता है आपका डेटा, किस तरह से आप उसका आधार वेरिफिकेशन करते हो, पैन वेरिफिकेशन करते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, उसका डिजिटल ऑफलाइन मोड, सारा चीज इसमें लिखा है। फेयर प्रैक्टिस कोड, अगर इस पॉलिसी को मैं समराइज करूं तो आप क्या क्या डिस्क्लोजर बताओगे कस्टमर को, या क्या क्या काम एज ए एनबीएफसी आप करोगे जो कि कस्टमर को जानना चाहिए। कस्टमर ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर कल को कोई कस्टमर आपसे कुछ कंसर्न है, उसका कुछ ग्रीवेंसेस है, उसका कुछ डाउट है, तो वो कहाँ पे कौन सा मेथड वो फॉलो करे कि आप उसका सॉल्यूशन मिल जाए उसकी क्वेरी का।
इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सेक्सुअल हरेसमेंट पॉलिसी, आउटसोर्सिंग पॉलिसी। आज के डिजिटल टाइम में आउटसोर्सिंग पॉलिसी वन ऑफ द मेजर कैटेगरी अथवा फोकस है आरबीआई का, जो कि बार बार वो आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगेन इसमें आईटी कवर्ड हो जाता है, आपका सर्वर। सब लोग क्लाउड बेस पे जा रहे हैं अपना कॉस्टिंग बचाने के लिए या फिजिकल डैमेज से बचने के लिए। तो आपकी आईटी पॉलिसी में क्या क्या चीजें मैंडेटरी होती है, आरबीआई का एक छोटा सा सर्कुलर है इसके पे मास्टर डायरेक्शन में। एचआर पॉलिसीज, अगेन फॉर द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, क्या क्या आप डॉक्यूमेंटेशन लेते हो जो एम्प्लॉय का भी, वो भी आपको प्ले। ये सारी पॉलिसी, इसके अलावा भी आप कई सारी पॉलिसी लग सकते हो, जैसे क्रेडिट पॉलिसी है, प्रोडक्ट मैनुअल है, आपका आपका आरसीएम की पॉलिसीज है, ये सब भी रख सकते हो। इतना मिनिमम होना चाहिए। बाकी आपके बिजनेस के हिसाब से है। अगर आप व्हीकल फाइनेंस करते हो तो अगेन आपके व्हीकल फाइनेंस से रिलेटेड आरटीओ में कैसे उसका मॉर्गेज क्रिएट होगा, टोकन चार्जेस, तो डिपेंड ऑन एक्टिविटी अलग अलग और पॉलिसी अप्लीकेबल हो जाती है। और इस सारी पॉलिसी आपको अपनी, अगर आपकी वेबसाइट है आपकी कंपनी को, तो वहां पे भी आपको प्लेस करने की जरूरत है, ताकि कस्टमर, वन मोर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, आरबीआई कहता है जो भी पॉलिसीज हो, जहां तक पॉसिबल हो आपको वर्नाक्युलर लैंग्वेज में रखना चाहिए, ताकि अगर कोई कस्टमर नहीं समझ में आता है इंग्लिश, तो ये आप नहीं कह सकते उसको कि पॉलिसीज पॉलिसीज तो आपने इंग्लिश में बना दिया, बट अगर कोई कस्टमर नॉर्थ का है, कोई कस्टमर महाराष्ट्र का है, कोई केरल का है, कोई तमिलनाडु का है, जिसको उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, तो कुछ पॉलिसीज खास करके आपका कस्टमर केवाईसी पॉलिसी, फेयर प्रैक्टिस, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये पॉलिसी जो होती है आपको अपनी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में होनी चाहिए, आपके उनके पर्टिकुलर उस लैंग्वेज में होनी चाहिए जिससे कस्टमर को समझ में आ सके। ये तो यहां तक समझ में आया कि भाई आपने क्या है। अब एक रिटर्न्स का है। पहले हम कॉस्मोस में रिटर्न फाइल करते थे, रिटर्न्स के नाम अलग थे, चीजें अलग थी। अब हम एक्सबीआरएल में आ गए हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे हमने लिखा डीएनबीएस 2 है, डीएनबीएस 4A 4B है, 10 है, अलग अलग जो प्रीवियस रिटर्न होता है। आरबीआई ने भी अब कॉस्मोस से हटके एक्सबीआरएल मोड में आ गया है, तो वो दोनों का ये मैपिंग है। ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, अगेन आप कभी कभी ड्यू डेट्स होता है, एक बीआर पास करना होता है अप्रैल में, क्वार्टरली रिटर्न्स का डेट है, हाफ ईयरली रिटर्न है। बहुत लोगों का कहना है कि मेरा क्वार्टरली रिटर्न, कि मेरा ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है तो मैं नी रिटर्न क्या करूं। बट अगेन आरबीआई के कई सारे लोगों का मेरा क्वेश्चन है, सर कहाँ पे लिखा है। तो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप अपनी जो ईमेल आईडी आरबीआई को में थी, उस पे आरबीआई ने पिछले 1-1.5 साल में बहुत सारे ईमेल भेजे हैं। उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि क्वार्टरली रिटर्न डीएनबीएस 13 फाइल करना है आपको। जब आरबीआई का ईमेल में चीज लिखी है तो बार बार सर्कुलर आरबीआई की साइट पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ये नील रिटर्न है, 5 मिनट का काम है कंप्लायंस करना। आप कंप्लायंस करिए ना, दूसरे वो आप नॉन कंप्लायंस करने के लिए हमेशा क्यों सोचते हो। मुझे वो चीज समझ, बहुत सारे एनबीएफसी बोलते सर कहाँ पे लिखा है, कौन से सर्कुलर में, सर्कुलर में तो कहीं दिखता है नहीं। अरे भाई नहीं दिखता है, बट अगर आरबीआई सामने से अगर ईमेल से मांग रहा है आपको, तो फिर सर्कुलर की क्या जरूरत है आपको। हाफ ईयरली रिटर्न, अगेन अगर आपकी कंपनी में एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसकी डिटेल देनी पड़ती, बैक बाय ऑडिटर सर्टिफिकेट, और लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, ये ऑफलाइन उनके ईमेल पे जाता है। हर एक रीजनल ऑफिस का एक ग्रुप आईडी है, उस आईडी पे या जिस ऑफिसर्स का, जिस आरबीआई के ऑफिसर से आपको ईमेल आता है, उसके ईमेल पे आपको रिप्लाई देना चाहिए। कोविड के बाद या कोविड से पहले धीरे धीरे आरबीआई ने क्या किया था, फिजिकल सबमिशन बंद कर दिया था, ज्यादा करके वो लोग फिजिकल सबमिशन लेते नहीं है, तो आपको उनको ईमेल पे ही सारी चीज देनी चाहिए। एनुअल रिटर्न अगेन विद इन 60 डेज, मतलब कि 30 मई तक आपको डीएनबीएस 2 फाइल करना चाहिए। ऑडिटर सर्टिफिकेट, मेरा हमेशा से मानना, जैसे आपका ऑडिट हो गया, डोंट वेट द 31 दिसंबर, क्योंकि ऑडिटर सर्टिफिकेट का ड्यू डेट है 31 दिसंबर फॉर द मार्च एंडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं इस साल का बात करूं तो मार्च 22 का ऑडिटर सर्टिफिकेट का ड्यू डेट होती है, दिसंबर 22। लेकिन उतना देर तक वेट नहीं करना चाहिए, कंप्लायंस करना। जैसे आपका ऑडिट रिपोर्ट साइन हो जाती है, आपको डीएनबीएस 10 भी अपलोड कर देना चाहिए साइट पे। एक अभी लास्ट 1-2 दिन पे किसी में कि मेरा आईडी ब्लॉक हो गया, या मुझे आईडी अभी तक आई नहीं है एक्सबीआरएल का, मैं कॉस्मोस में फाइल करूं क्या। अगर आरबीआई का ईमेल सारे लोगों ने देखा होगा, आई थिंक अप्रैल 21 में मेल था, फरवरी 21 में मेल था आरबीआई का, सभी लोगों को, हर एक एनबीएफसी को उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया था
कि कॉस्मोस रिटर्न मार्च 21 के बाद डिसकंटिन्यू कर गया, तो अगर आप उस पर कोई भी रिटर्न फाइल करोगे वो रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। 2021 से आपको XBRL ही फाइलिंग करना है और ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन कुछ भी एक्सेप्टेड नहीं है उनसे। केवल आपका FDI रिपोर्ट और रेजोल्यूशन फॉर नॉन एक्सेप्टिंग ऑफ पब्लिक डिपॉजिट, ये सारी को छोड़ के बाकी सब ऑनलाइन है। अगेन ये समराइज है। लोन डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे लोगों का है कि सर प्रैक्टिकल में पॉसिबल नहीं है लोन एप्लीकेशन करना, डिजिटलाइजेशन फॉर्म में जा रहे हैं, बट अगेन RBI का कई बार इस तरह से क्वेरी आती है थ्रू द इंस्पेक्शन, जब वो इंस्पेक्शन करने के लिए आते हैं कि लोन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप डिजिटल भी ऑनबोर्डिंग करते हो तो मैंडेटरी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसको आपको लेना है, वर्नाक्युलर में होना चाहिए, आइदर आपका पूरा फॉर्म वर्नाक्युलर में हो जाए, हिंदी, मराठी, कन्नड़ या जो भी लैंग्वेज में, या फिर आप कस्टमर से एक डिक्लेरेशन लो। बहुत लोगों का मैंने देखा है कि जो डिक्लेरेशन लेते हैं, से फॉर एग्जांपल वो डिक्लेरेशन लेते हैं कि मुझे लोन एप्लीकेशन जो इंग्लिश में मुझे समझ में आ गया, वो डिक्लेरेशन को ही हिंदी में लेते हैं। अरे भाई, जब आप मुझे डिक्लेरेशन मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आती, सॉरी इंग्लिश में लेते हैं, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है और उस डिक्लेरेशन ही इंग्लिश में लिखा है और नीचे कस्टमर की सिग्नेचर हिंदी में होती है और वो कस्टमर अंगूठा लगाता है, ये कंप्लायंस नहीं होता है। आप वर्नाक्युलर डिक्लेरेशन को भी अलग अलग लैंग्वेज में लिखो। तो ये होती कि हमारे इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, तो कौन से लैंग्वेज लिखो। तो क्या है कि अपने जो नोट है, अपना जो करेंसी नोट है ना, उसके पे जितने लैंग्वेज लिखे हैं, 12-13 लैंग्वेज, आई थिंक कुछ 18 लैंग्वेज में लिखा रहता है। अगर आप 10 का नोट, पुराना वाला नोट देखोगे कि 10 रुपीज है, हिंदी में, कन्नड़ में, तोरिया में, अलग अलग उतने लैंग्वेज में आप ये चीज लिखिए वर्नाक्युलर डिक्लेरेशन में कि जो भी एनबीए जो कंपनी ने मुझे एक्सप्लेन किया रिगार्डिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, टर्म एंड कंडीशन, सैंक्शन लेटर, मैं उसे सहमत करता हूं, मुझे सारी चीजें क्लियर कट समझ में आ गई है। वो आप इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, गुजराती में लिखो, कन्नड़ में, ऐसा लिखोगे तब कंप्लायंस होगा। इंग्लिश में लिख दिया और नीचे साइन करा हिंदी में, या अंगूठा लगवाया, या गुजराती में साइन किया बंदे ने, या कन्नड़ में साइन किया, तो वो उतना कंप्लायंस नहीं है, क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। बहुत एनबीएफसी जो होती हैं लोन डिसबर्स करने के बाद कुछ कम्युनिकेशन नहीं करती हैं, या लोन रिजेक्ट करती हैं तभी कम्युनिकेशन नहीं करती हैं। कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। आपका लोन रिजेक्ट हो गया, लोन डिसबर्स हुआ तो एक वेलकम लेटर जाना चाहिए, रीपेमेंट शेड्यूल जाना चाहिए, चार्जेस क्या है अगेन एट द टाइम ऑफ सैंक्शन ऑफ द लोन आपको बताना चाहिए। लोग बोलते हैं डिजिटल में है सर 5 मिनट में लोन लीजिए, 5 मिनट लोग वहां पे भी एक पेज आप इंसर्ट करवा सकते हो, आप बता सकते हो कि ये चार्जेस मैं लेता हूँ। वेबसाइट डिक्लेरेशन, अगर आपकी वेबसाइट है बनाना चाहते हो तो डिपेंड करता है कि आप मार्केटिंग के समय कैसे यूज करें, बट एक कुछ पॉइंट है जो कि आप वेबसाइट बनाते समय ये सारी चीजों को इंक्लूड करते हो। मिनिमम रिक्वायरमेंट इतना है, ज्यादा आप जितना भी डिस्क्लोज करना चाहते हो डिस्क्लोज करो। अगेन ये इतना ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कस्टमर कंफ्यूज हो जाए आपकी वेबसाइट देख करके। एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए जहां पे कस्टमर को क्लियर कट समझ में आनी चाहिए बातों को, बहुत ज्यादा मिस कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए कस्टमर को। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, अगेन आप कोई भी सेक्टर में एनबीएफसी हो, इन्वेस्टमेंट में हो, लोन में हो, एसेट फाइनेंस में हो, सीआईसीज हो या जो भी हो, ये कुछ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। एफआई इंडिया, अगर आप कैश का ट्रांजैक्शन करते हो या मनी लॉन्ड्रिंग का कुछ आपको शक है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। एज एंड व्हेन अप्लीकेबल हो जाएगा वो रूल, सीटीआर, एसटीआर या फिर कोई मनी लॉन्ड्रिंग का आपको आपके कस्टमर ऐसा कुछ पता चला कि कस्टमर को मैंने लोन दिया या जो भी बैंक अकाउंट है उसमें कुछ आपको ऐसा कुछ सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखता है तो आपको रिपोर्टिंग करना है। CKYC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनबीएफसी को ये चीज समझनी चाहिए कि केवल आपको केवाईसी वेरिफिकेशन कर लेना एट द टाइम ऑफ ऑनबोर्डिंग द कस्टमर यही खत्म नहीं होता। जिस तरह से आधार का एक सेंट्रल डेटाबेस है, इसी तरह हर एक कस्टमर का जो भी फाइनेंशियल सेक्टर में आता है उसका केवाईसी रजिस्ट्री में अपडेट करना बहुत जरूरी है। आरबीआई बोलता है जैसे लोन डिसबर्स करते हो आप विद इन 10 डेज आपको इस रजिस्ट्री में इंटीमेशन करना होता है। या आप बहुत बड़े एनबीएफसी हो, पॉसिबल नहीं है आपके पास, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो कुछ समय तक जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े नहीं कर पाते हो तब तक मंथ एंडिंग के विद इन 15 डेज आप CKYC एटलीस्ट कंप्लाई करिए। लेकिन मेक श्योर इन द फ्यूचर आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए
कि लोन डिसबर्स के विदिन 10 डेज ही केवाईसी उस कस्टमर का बन जाए, और जो भी 14 डिजिट का केवाईसी नंबर है, सी केवाईसी नंबर है, कस्टमर को बताने की भी जिम्मेदारी एनबीएफसी की है। कंप्लायंस ही खाली आप जाके केवाईसी अपलोड कर देना इतना ही नहीं है, उस कस्टमर को बताओ कि सर आपका केवाईसी ये 14 डिजिट का आपका ये सी केवाईसी नंबर है। सी केवाईसी रजिस्ट्रेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। उसमें टेस्ट बेड कंप्लीट करना पड़ता है, फिर उसको डॉक्यूमेंट सरसाई भेजना पड़ता है, फिर चेकर मेकर करके कई आईडी आती है, एंड देन यू स्टार्ट अपलोडिंग द डेटा। इसके लिए मार्केट में वेंडर भी हैं, लेकिन बहुत इजी है, अगर आप इसको एक बार समझ लेते हो तो आप इन हाउस भी कर सकते हो। मार्केट में वेंडर हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली है, कुछ सस्ते भी हैं, बट बीइंग ये आपके कस्टमर की केवाईसी से रिलेटेड है, तो ट्राई करें जितना से ज्यादा हो सके इन हाउस ही हो, क्योंकि आरबीआई हमेशा करता है कि केवाईसी से रिलेटेड चीजें आप आउटसोर्स नहीं कर सकते। अगर आउटसोर्स करते हो तो उसका पीरियडिकली रिव्यू होना चाहिए कि सामने वाली जो एजेंसीज है उसने भी प्रॉपर सिक्योरिटी लगा के रखी है अपने सिस्टम में कि डेटा वहां से लीक हो रहा है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ये अंडर आईबीसी कोड में है। अगर आप जब आईबीसी में जाते हो एज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर आपका लोन डिफॉल्ट में, तो जो भी आरपी होता है वहां का रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो होता है उसको डेटा मिलना चाहिए। तो एक यूटिलिटी है एनएसडीएल से एनएस बनाया है इसको, वहां पे आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। ये एक तरह का ऑप्शनल है, अगर आप कॉर्पोरेट लोन करते हो तब तो ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल लोन वहां पे अपलोड करना इज नॉट द प्रॉपर क्वेश्चन कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप एसएमई फाइनेंस करते हो, कॉर्पोरेट लोन करते हो, तो डेफिनेटली मैंडेटरी उस समय आपको हो जाता है कि इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में रजिस्ट्रेशन करिए और उस लोन की डिटेल वहां पे अपलोड करिए, जो कि आपको एट द टाइम ऑफ एनपीए होने के बाद रिकवरी में बहुत बेनिफिट होता है। लास्ट सीआईसी कोर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, आपको चारों एनबीएफसी सीआईसी में रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। केवल रजिस्ट्रेशन ही नहीं, आपको डेटा भेजना भी है। आप किसी एक का स्कोर यूज करिए, नो डाउट, आप चाहे सिविल का करिए, क्रिफ का करिए, इक्विफाइड एक्सपीरियंस, लेकिन रजिस्ट्रेशन सबके साथ करना है और सबका मंथली डेटा भी देना जरूरी है। ऐसा नहीं, मैंने 2-3 एनबीएफसी देखी है जो बोलते हैं मेरा रजिस्ट्रेशन तो चारों में है बट मैं डेटा खाली सिविल को देता हूँ, बाकी 3 का तो मैं लेता ही नहीं हूँ। अरे आप स्कोर उनसे मत लीजिए, वो आपका इंटरनल है कि किससे आपका स्कोर लेना है, क्रेडिट स्कोर किससे आपका नहीं लेना है, लेकिन डेटा सबमिशन करना चारों सीआईसी के साथ जरूरी है। अगेन जैसे मैंने बोला कि अभी अक्टूबर में इस तरह का आरबीआई ने वो सर्कुलर देगा जो स्केल बेस्ड एनबीएफसी है, कौन एनबीएफसी कितने करोड़ में डिपॉजिट टेकिंग है, तो मिडिल लेयर में, नॉन सिस्टमेटिक में। ये एनपीए को लेकर के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आया था। अगर आपका सीआरआर जो है वो 15% से कम होता है तो कुछ एक्शन लेना है। टायर 1 कैपिटल मतलब आपका पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व आपका अगर 10% से कम होता है तो आपको क्या एक्शन लेना है। एनपीए अगर आपका बढ़ता है 9% से ज्यादा या 12% से ज्यादा या 12 से बहुत ज्यादा, तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें आपको अब अप्लीकेबल हो जाएंगी अक्टूबर से। अगेन एनपीओ के लेकर के रिसेंट में बहुत सारी चर्चाएं थी, एसमे 1 एसमे 2, और फिर वो एनपीए का क्या क्लासिफिकेशन है, तुरंत करना चाहिए डे 1 से। फरवरी 2022 में आरबीआई का इस पे भी एक सर्कुलर एक क्लैरिफिकेशन था कि ये आपका अभी 1 अक्टूबर से अप्लीकेबल हो जाएगा। पहले ये आपका अप्लीकेबल होता है, हो गया था डे 1 से, मतलब नवंबर में सर्कुलर आया था और दिसंबर से अप्लीकेबल हो गया था। बट अगेन ये सारा सिस्टम में मॉडिफाई करना, टैगिंग करना वो उतना पॉसिबल नहीं था। इसके लिए आरबीआई ने इसको लीवे दे दिया है कि आप इसको 1 अक्टूबर से इंप्लीमेंटेशन करना चालू करें। मतलब क्या था इसमें 012 का आज ड्यू डेट है, तो अगर आज पैसा नहीं आया तो 31वें दिन आपको इसमें 0 हो जाएगा, फिर 61 डेज पे इसमें 1 हो जाएगा, 90 प्लस हो गया तो आपका वो इसमें 2 में चले जाएगा। एज एन एनपीए इसका एक छोटा समराइज मैं कहूं, वंस तक अकाउंट क्लासिफाइज एनपीए, जितना भी ड्यू पेंडिंग है जब तक वो पूरा ड्यू क्लियर नहीं होगा तब तक आप उस पर्टिकुलर अकाउंट को स्टैंडर्ड एसेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि 4 ईएमआई बाकी है, एक ईएमआई कलेक्ट कर लीजिए और कस्टमर को बोल दीजिए एनपीए, एनपीए से बाहर आ गया स्टैंडर्ड, क्योंकि एनबीएफसी अपना बुक क्लीन करना चाहती थी, वो चाहती थी एनपीए हमारा कम दिखे ताकि मेरा बुक बैलेंसिंग स्ट्रांग रहे।
बट आरबीआई ने इस पे उन्होंने बोला जब तक आप पूरा ड्यू कलेक्ट नहीं कर पाओगे, ड्यू इन द सेंस जो कुछ भी आपने डिमांड लोन किया है, जो कुछ भी आपने कस्टमर से मांगा है और वो कस्टमर ने नहीं दिया है, वो पेंडिंग है। कई कई लोग बोलते हैं सर मेरा लोन तो वो 6-6 महीने पे ड्यू होता है, या मैं खाली मेरा ऐसा लोन का स्ट्रक्चर है कि मैं 2 साल तक खाली इंटरेस्ट लेता हूँ, प्रिंसिपल में 2 साल के बाद रिपेमेंट लेने वाला हूँ। तो प्रिंसिपल ड्यू नहीं, जब आप प्रिंसिपल का डिमांड करोगे तब वो ड्यू होगा। अगर ड्यू नहीं है तो जो भी इंटरेस्ट ड्यू है वो जब तक पूरा का पूरा पे नहीं हो जाएगा तब तक आप उसको एनपीए से स्टैंडर्ड एसेट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो ये एक छोटा मोटा ओवरव्यू था एनबीएफसी पे। इसमें अगर किसी को थोड़ा बहुत अगर कुछ जानना चाहते हैं तो द मोस्ट वेलकम, आप एक बार पूछ सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू सर, बहुत अच्छा बताया आपने। आई थिंक डाउट्स तो हैं, पूजा भी काफी लिस्ट लगा के बैठी है डाउट्स की, और नंदन आपके भी अगर कोई डाउट है तो एक एक करके पूछ लेते हैं। श्योर, एक एक करके आप लोग पूछ सकते हैं एंड देन वी। और जो भी है प्लीज हेजिटेट मत कीजिए, किसी तरह का कोई भी डाउट हो, छोटा बड़ा, मन में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए एट द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है नंदन, आप। यस, हाँ। और आपको Thank you very much, Jayendra ji, Gaurav ji. Thank you. थैंक यू। Very बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था. Thank you. बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव था. मुझे Thank ना you, एक्चुअली एक ही डाउट है, स्पेसिफिकली रिटर्न्स वाले सेक्शन में. सेंस मैं फाइनेंस से बिलोंग करता हूँ, मेरे पास बहुत रिटर्न सबमिट करना रेगुलर वर्क है हमारा. So, जी, I know. एक स्पेसिफिक सवाल इज इन DNBS 4B. आप जैसे जानते हैं इट्स अ 3 पार्ट रिटर्न. अभी XBRL में मूव होते ही आरबीआई ने एक नया पार्ट इंक्लूड कर दिया, एक्चुअल कैश फ्लो इनफ्लो एंड आउट फॉर द प्रीवियस 1 मंथ. अभी जी सर, स्पेसिफिकली इन अ लोन एनबीएफसी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज वन सेशन, द इंट्रोडक्शन सेशन आरबीआई ने जो दिया था वो बोलते हैं, मतलब बहुत लैक ऑफ क्लैरिटी है हमें वहां पे, जहाँ पे वो बोलते हैं कि इनफ्लोज में आप नेगेटिव इनफ्लोज नहीं दिखा सकते हो, या आउटफ्लोज में आप नेगेटिव आउटफ्लोज नहीं दिखा सकते हो, पर आपका कैश फ्लो राइट बराबर सर, आना चाहिए और नेगेटिव मिसमैच नहीं होना चाहिए. अभी वो पॉसिबल नहीं होता है. प्लस स्पेसिफिकली इन केस ऑफ लोन एनबीएफसीज जैसे हमारी है, अभी हमारे पास में देयर विल बी चेक्स व्हिच आर रेमिटेंसेस इन ट्रांजिट बोथ एट द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग. ओपनिंग पे मैं पे करूंगा और क्लोजिंग को मैं पे नहीं करूंगा. अभी वो एडजस्टमेंट करने के बाद जनरली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ नेगेटिव कैश आउटफ्लो और इनफ्लो, बिकॉज वो वाला सेक्शन कहीं भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस कंसिडर नहीं करता है, या कैरी फॉरवर्ड ऑफ बैलेंसेस कंसिडर नहीं करता है. तो ऐसे सिचुएशन में कैसे रिपोर्टिंग करनी है? व्हाट इज योर ओपिनियन सर? देखिए सर, ये केवल आपका लोन की आपकी कंपनी से नहीं है, ये एक व्हीकल फाइनेंस कंपनी है या फिर एक प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि मंथली बेसिस पे या फिर जब वो 4A क्वार्टरली रिटर्न, 4B जो मंथली रिटर्न है वो फाइल करते हैं तो कुछ कुछ कॉलम उस पे निगेटिव में आता है। अब आरबीआई का जो अभी एक्सबीआरएल का रिटर्न है या जो एक्सबीआरएल की जो यूटिलिटी है वो ऐसे डिजाइन की है कि कुछ कुछ फिगर वो निगेटिव में लेते ही नहीं है। ठीक है, तो उसमें कैसा है ना सर, अगर आप जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऑथराइज सिग्नेटरी, उसके नीचे रिमार्क का कॉलम है। देखिए रिटर्न फाइल करना तो आपकी आपका मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, और आरबीआई बोलता है कि मैं फिजिकल में कुछ समझना नहीं चाहता हूँ, मैं मेल पे भी आपको कुछ क्लेरिफिकेशन देना नहीं चाहता हूँ, वो तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटर्न में भरो, मुझे कुछ पता नहीं। उनका जो हेल्प डेस्क सेंटर है वो आयरिस बिजनेस का, उनको भी सोल्यूशन को बोले सर हम तो खाली टेक्निकल फंसोगे तो मैं जानूंगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। ठीक है, तो क्या है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है इसमें पिछले 1-1.5 साल से एक व्हीकल फाइनेंस कंपनी का, जब मैं रिटर्न फाइल करता हूं उनका, तो उनके भी जब ऐसा प्रॉब्लम होती है ना तो सर हम एडजस्टमेंट कर देते हैं बढ़ा करके, और रिमार्क कॉलम में जो लास्ट में या फिर फाइल इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले में जो रिमार्क कॉलम है उसमें हम वो चीजें क्लियरली लिख देते हैं कि ऐसा ऐसा है, यहाँ पे माइनस है बिकॉज द यूटिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड प्रॉपरली, hence we are taking the higher amount of outward or inward cash flow to able to file the returns. ये पिछले मैं 1.5 साल मतलब ऑलमोस्ट 3 क्वार्टर से, यानी कि 9 या 10 महीने से हर एक रिटर्न में यही स्ट्रेटेजी लेके हम फाइल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर. नहीं, बट
आई डोंट नो, काफी सारे एनबीएफसीज ये भी कर रहे हैं कि वो जो पिछला हमने जैसे अभी मैंने मार्च फेब का फाइल किया है, तो जैन के रिटर्न्स में जो हमने फर्स्ट 3 कॉलम में, दैट इज द फर्स्ट मंथ के लिए जो प्रोजेक्टेड नंबर्स डाले हैं, वही उठा के वो रिपोर्ट कर देते हैं सेइंग दैट यही तो हमारे एक्चुअल कैश फ्लोज। सर देखिए, वही जो 4A वाला है, दैट इज द प्रोजेक्शन वाला, कि आप अगले 3 महीने का क्या प्रोजेक्शन है उसमें, तो उसमें तो डिपेंड है कि आपका बोलते हैं ना कि एक मोटा मोटी आप 3 महीने में बेस्ड ऑन योर प्रीवियस एक्सपीरियंस कि क्या आपका कितना आप इन्वेस्ट करते हो या कितना लेंडिंग करोगे, और उस लेंडिंग के अगेंस्ट में कितना रियलाइज होगा और कितना आपका आउटस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, जहां तक इस बारे में मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलूंगा, लेकिन जहां तक कई बार मेरी बात होती है, तो मैं ये कह सकता हूं कि आप एक हायर अमाउंट वाला प्रोजेक्शन लेके चलिए और एक ग्रोथ वाला स्ट्रेटजी दिखाइए, मतलब मंथ टू मंथ या क्वार्टर टू क्वार्टर मंथ अपवर्ड होना चाहिए आपका। ठीक है, और जहां पे भी आपका डाउट है, नॉट ओनली फॉर दिस में सर, अगर आप एनबीएफसी हो और आप IND-AS में बैलेंस शीट बनाते हो, तो DNBS 2 में भी डेटा फिल करते समय कई बार बहुत ज्यादा डिफॉल्ट आ जाता है आपको, क्योंकि DNBS 2 बना है इंडियन गैप के हिसाब से और आपकी बैलेंस बनी है IND-AS के हिसाब से, मैच ही नहीं करता। तो वहां पे भी ऐसा कर बहुत सारे जगहों पे आरबीआई ने रिमार्क लिखने का ऑप्शन दिया है। तो सर यही कर सकते, क्योंकि अपनी तरफ से ऐसा नहीं कर सकते हमने फिगर डाल दिया उसका रिमार्क, आप रिमार्क लिख दीजिए और उनको बोल दीजिए कि सर हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है उस फील्ड को मॉडिफाई करने के लिए। तो हम एक क्लैरिफिकेशन रिमार्क के कॉलम में लिखते थे हमेशा, ये मेरा है। और आई थिंक अगर मैं बोलूं तो मैं कई बार इस पे आरबीआई से हम लोगों ने फॉलोअप किया, मीटिंग भी किया है, बट अगेन उनका यही कहना है कि फिलहाल अब जब तक ये यूटिलिटी अपडेट नहीं होगी तब तक अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, बट रिमार्क लिखना इज द बेस्ट ऑप्शन इन माय व्यू। मेरे हिसाब से अब मैंने आई थिंक अब बराबर बोल रहे हैं। अभी हम लोग तो नेगेटिव रिपोर्ट कर देते थे जहाँ जरूरत पड़ती थी, और रिमार्क तो खैर मैंने कि अगर कभी इंस्पेक्शन आया तो पता बताएंगे कि दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर इट। हाँ सर, बट ठीक है, आई थिंक रिमार्क इज अ बेटर ऑप्शन, बट खाली मेरे को एक ही है कि मेरे रिटर्न्स में रिमार्क ज्यादा दिखेंगे, अब से प्रॉब्लम ये हो जाएगी। लेकिन सर ना सर देखिए, आपके रिटर्न में रिमार्क दिखेगी, लेकिन जो अभी आपने बोला ना कि जब वो इंस्पेक्शन के लिए आएंगे दैट टाइम यू एक्सप्लेन, तो बेटर ये है कि आप रिटर्न फाइल करते समय उसी में आप लिख दीजिए ना। देखिए क्या होता है कि आज आपने रिटर्न फाइल किया, अगर मैं कंपनी के हिसाब से देखूं, ठीक है, आज मान लीजिए जैलेंद्र रिटर्न फाइल कर रहे हैं, 5 महीने के बाद जैलेंद्र गायब हो गए, चले गए छोड़ के कंपनी। नहीं वैसे ऑन रिकॉर्ड रहेगा, बराबर क्या पता है कि मैंने क्या एडजस्टमेंट लिया है, उनको क्या पता, कंपनी तो समझ नहीं आएगा क्या हुआ। करेक्ट ठीक है, और अगर मैं रिटर्न फाइल कर देता हूं, अगर मैं रिमार्क डाल देता हूं सर, तो रिमार्क में कम से कम आरबीआई का जो बैक टीम है, देखो आरबीआई के पास बहुत सारी टीम तो है नहीं, जो भी उनके पास टीम है, जिसका भी वो बोलते हैं ना कि एक सैंपल टेस्टिंग वो करते हैं रिटर्न्स का, जैसे जैसे कंपनी आपको बढ़ती जाती है एसेट साइज, वो एक सैंपल टेस्टिंग करते हैं, रिटर्न का वेरीफाई करते हैं, या जब वो इंस्पेक्शन के लिए आने वाले तो आपके रिटर्न्स के ऊपर वो एक बार चेक करते हैं, उस चेक में वो रिमार्क आपका पढ़ लेंगे तो आधा डाउट तो वहीं आपका उनका क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल फेयर पॉइंट। आई थिंक वो अप्रोच हम लोग फॉलो कर सकते हैं, चल रहे हैं इसमें, क्योंकि जिस कंपनी का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी कंपनी हो एसेट फाइनेंस का है, तो उनका इंस्पेक्शन हमेशा होता रहता है। तो आज तक वे टच वुड भगवान की कृपा से ऐसा तो कुछ इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर तो नहीं है, क्योंकि जब मैं DNBS 1 भी भरता हूँ क्वार्टरली रिटर्न, जब मैं DNBS 1 भी क्वार्टरली रिटर्न भरता हूँ, तो कभी कभी क्या होता है कि मेरा जो क्वार्टरली प्रॉफिट है, PNL है, जब मैं एनुअल PNL के साथ ऑडिट करवाता हूँ मार्च वाला, जब मैं भरता हूँ तो मैच नहीं करता तीनों क्वार्टर का, फोर्थ क्वार्टर वाला। तो आरबीआई कई बार क्वेश्चन आपका मैच नहीं करा, तो बोल हम कैसे बता सकते हैं, हर एक क्वार्टर में तो मैं ऑडिट करवा नहीं सकता, इतने पैसे तो नहीं कि मैं हर एक क्वार्टर की ऑडिट करवाऊं, और ऑडिट में क्वार्टर की ऑडिट करवाने की जरूरत भी नहीं है मुझे, मैंडेटरी भी नहीं है। तो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस हम इसमें कर देते हैं, और मैं रिमार्क में डाल दिया सब्जेक्ट टू ऑडिट। तो इस पे इस तरह से वैसे भी वो सिग्नेचर पे तो हम अनऑडिटेड लिखते ही हैं, तो फर्क नहीं पड़ेगा। जी लेकिन कभी कभी आते हैं सर, कभी कोई कई सारी चीजों पे वो आते हैं क्वेश्चन, वो रिटर्न मैच नहीं करता, DNBS 1 और DNBS 3 में कभी कभी वो एरर बताता है। तो सेम वे में आप 4A 4B में आप यही ले सकते हो सर, जो मेरा टेक अवे है। ठीक है, ग्रेट हेल्प वीरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो कुछ और डाउट है, यू कैन आस्क मी सर, नो डाउट।
श्योरली श्योरली श्योरली। अभी तो फिलहाल मेरे पास एक ही था। थैंक यू सर। पूजा, आपके डाउट्स जो है स्लाइड वाइज चले पूजा? पहली स्लाइड में क्या डाउट है, दूसरी में क्या डाउट है, तो आपको ज्यादा ही नहीं, स्लाइड मेरे को हाँ ठीक है। आई विल प्रोजेक्ट। पूजा भी एक एनबीएफसी में काम करती है हैदराबाद में, तो उनके भी ओके ग्रेट ग्रेट। उनकी जो कंपनी है उनके बहुत सारे डाउट है कि भैया हम लोग तो अपने ग्रुप में ही लोन देते हैं, तो क्या क्या हो सकता है, फिर हम खाली इन्वेस्टमेंट कंपनी क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं लिए जब हम खाली इन्वेस्ट ही कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने बोला एक एक पॉइंट से अगर जहाँ पे भी उनका क्वेश्चन रहेगा, नो डाउट आपको अगर स्लाइड, बिकॉज इनके जो क्वेश्चन है वो सारी पब्लिक के क्वेश्चन है, ये टिपिकल वो पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है जो अभी स्टार्टिंग स्टेज पे है, जिनको एनबीएफसी का एकदम पक्का भी नहीं पता और बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जो डे टू डे हर एक के दिमाग में आते हैं, वो सब इनको रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ पूजा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और दूसरे नंदन जी, अगर आपको भी अलावा भी इसके अलावा भी या फ्यूचर में, क्योंकि आई नो आपकी कंपनी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आप जिस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके अलावा भी अगर आपको अभी या फ्यूचर में भी कुछ अगर मेरा जो भी हेल्प लग सकता है, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एंड दैट आई आल्सो गेट सम नॉलेज, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैं सब कुछ पता है। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काम करते करते, आरबीआई का इंस्पेक्शन करते करते मुझे कुछ चीजें समझ में आ गई, हाउ टू डील विद देम। तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं अपना नॉलेज थोड़ा और बढ़ा सकूं आप लोगों से सीख सीख के, तो इट विल हेल्प फॉर। बिल्कुल जैनेंद्र जी, हम लोग को तो मदद लगती रहेगी, एंड मैं उस बात पे तो काउंट कर ही रहा हूँ कि आप हैं हेल्प करने के लिए। तो एनी टाइम सर, हमें भी बहुत खुशी होगा कि मैं आई नो सुनते रहेंगे हमसे। जी जी जी, थैंक यू। क्योंकि अब मैं फोरम पे नहीं बोलूंगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, बट आई नो योर कंपनी फ्रॉम द डे वन। I know that. I got some background definitely. Yes. Yeah. बिल्कुल। ओके, तो पूजा जी आपका इस जो प्रेजेंटेशन मैंने दिया, अगर उसमें कुछ डाउट है तो आप बता दीजिए, आई विल क्लेरिफाई, एंड देन उसके बाद अगर आपका कुछ क्वेश्चंस हैं इसके अलावा भी, तो आप एक एक करके पूछ सकते हो। थैंक यू सर, बट मेरा स्टार्टिंग में ही डाउट है कि लाइक जो मेरी कंपनी है ना, हाँ वो प्राइवेट कंपनी है और वो सिर्फ लाइक उनकी कुछ सब्सिडरीज है, वो लोग उसमें ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। बट द थिंग इज, जो आपने जो 50-50 टेस्ट बोला था ना, वो मेरी प्राइवेट कंपनी उसमें हिट कर गई थी, तो इस वजह से एनबीएफसी हमने रजिस्ट्रेशन भी ले लिया। बट अब मेरा मैनेजमेंट मुझे ये भी बोलता है कि हम तो सिर्फ अपने ग्रुप कंपनी में ही कर रहे हैं, तो हम कोर इन्वेस्टमेंट रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे? तो मैं फॉल हो रही हूँ, या मैं सीआईसी हूँ या मैं नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हूँ, मैं क्या हूँ? हाँ देखिए पहली बात तो जैसे मैंने कोर इन्वेस्टमेंट वाला जब मैं बताया आपको कि अगर आप जैसे बता कि प्राइवेट कंपनी है, आपकी ही ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, तो कोर इन्वेस्टमेंट की अगर आप डिफिनेशन पढ़ोगे आरबीआई के साइट पे, ठीक है, तो कोर इन्वेस्टमेंट का यही पड़ता है कि 90% इफ आई एम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द ग्रुप कंपनी, देन यू आर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, मतलब एक कंपनी को, नॉर्मल कंपनी को जो ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है, उसको एनबीएफसी का लाइसेंस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उसका एक जो बेसिक मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कि आपका सोर्सेस ऑफ इनकम का, मतलब सोर्सेस ऑफ फंड क्या है, मतलब जो फंड आपके पास है, क्या वो पब्लिक फंड है या फिर आपके ही प्रमोटर का फंड है, उनका ही खुद का पैसा, शेयर होल्डर्स का। अगर आपके पास पब्लिक का फंड है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब क्या, मान लीजिए मैं XYZ लिमिटेड कंपनी हूं, मैं कहीं से बोरो किया हूं या मेरे पास इनकम कहीं और किसी कंपनी का, मैं आपकी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर देता हूं, तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट हो गया आपकी कंपनी में, मानी कि मैं बैंक से लोन लिया या मेरे कंपनी में बहुत सारे पब्लिक शेयर होल्डर, उनका पैसा लेके मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली पब्लिक फंड का है। बट मैं एज ए डायरेक्टर या मैं फैमिली बिजनेस या मैं कंपनी जिसके बाद मेरा खुद का ओन कैपिटल है, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया हूँ, कोई पब्लिक इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं अपने घर का पैसा, सेविंग का पैसा ही डाला हूँ, 2 करोड़ 10 करोड़, और वही 2 करोड़ 10 करोड़ मैं अपने
ग्रुप में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं CIC नहीं हूँ। और अगर आपको CIC इस दोनों कैटेगरी फॉल होते हो, ग्रुप में इन्वेस्टमेंट, नो पब्लिक फंड एक्सेस, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप अपना लाइसेंस सरेंडर कर सकते हो RBI को। ओके, तो मेरा केस क्या है, हम सिर्फ ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रमोटर या उनके जो फैमिली है उनसे पैसा लेके ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, तो देखिए वही मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका मैनेजमेंट ये बोलता है कि नहीं मुझे तो अब आगे का ये नहीं करना है, मुझे अब आगे NBFC का ये नहीं करना है, तो आप लाइसेंस सरेंडर कर सकते हो। ओके। मैं एक जस्ट आपको RBI के साइट पे ही है, थोड़ा पुराना है सर्कुलर, बट आप मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ये सर्कुलर अगर आप पढ़ोगे आप तो यू गॉट सम आइडिया कि अगर आप केवल इस पर्टिकुलर में अगर आप ये देख रहे हो, ये पुराना है बट कई सारे और मास्टर अभी साइट पे मुझे तुरंत यही दिख रहा है। अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो कोर इन्वेस्टमेंट का एक मास्टर डायरेक्शन भी अभी लेटेस्ट में आया हुआ है, ठीक है। सिंगल ग्रुप कंपनी में इन्वेस्टमेंट है या फिर है, तो अगर आप ये दोनों उनकी जो है, एक और है आई थिंक RBI मास्टर डायरेक्शन, हाँ ये 2021 का, ये इसमें अगर आप देखोगे ना उनका डिफिनेशन या फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट या रजिस्ट्रेशन का पार्ट, यहाँ पे ऐसा लेस देन 100 इंस्पेक्टेड ऑफ वेदर एक्सेसिव पब्लिक डिपॉजिट लेने की जरूरत नहीं। इस वाले पार्ट में अगर आप प्रॉपर पढ़ोगे रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में केवल इतना ग्रुप का स्ट्रक्चर और पब्लिक ग्रुप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अपने ग्रुप कंपनी में ही करते हो और आपको पब्लिक एक्सेस नहीं है तो आप अपना जो लाइसेंस लिए हो आप उसको सरेंडर कर सकते हो। यानी कि जो भी छोटा मोटा कंप्लायंस करने की जरूरत है आपको वो कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। लोन्स और इन्वेस्टमेंट करने के लिए खाली आपको दैट टाइम कंपनी एक्ट की रिफर करना पड़ेगा। तो उस समय में आपको कैटेगराइज करोगे, जब आप किसी को बोलोगे आप क्या हो तो यू कैटेगराइज अनरजिस्टर्ड CIC। आप NBFC नहीं रहोगे, आप NBFC का लाइसेंस सरेंडर कर दीजिए, यू कैटेगराइज एज अनरजिस्टर्ड कंपनी। ये सर्कुलर जो है अक्टूबर 21 में अपडेटेड है, ये आप पढ़ सकते हो। इसका पॉइंट नंबर 4 रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट, इसके अंदर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और अपने मैनेजमेंट को भी आप ये चीज बता सकते हो। हाँ पूजा, इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपसे जो ये पूछ रहे हैं कि आपने CIC में क्यों कराया क्या नहीं कराया, तो आप ये बोल सकते हो कि कल को अगर हमें पब्लिक फंड एक्सेस करने पड़ते कहीं भी, वो बैंक लोन है कुछ भी है, तो हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। देखो पब्लिक फंड का डिफिनेशन भी यहीं पे है। क्या होता है ना, मैं भी कई लोगों को ये बोलता हूँ कि पब्लिक फंड बोलना बहुत, पब्लिक डिपॉजिट अलग है, पब्लिक फंड यहाँ पे देखिए अगर आपको दिख रहा है आई थिंक, तो पब्लिक फंड में डिफिनेशन लिखा है, इट इंक्लूड्स फंड रेज्ड थ्रू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली थ्रू पब्लिक डिपॉजिट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, बैंक फैसिलिटी, ऑल फंड रिसीव्ड फ्रॉम आउटसोर्स such as raising the commercial paper, debenture, but not extended to instrument company। मतलब अगर CCPS 10 साल से ज्यादा वाला है तो उसको छोड़ के, बट आगे भी, तो ये जो वर्ड इनडायरेक्टली है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ये बहुत हार्म है। अगर किसी एक मोमेंट में अगर आप का मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया बट और कैपिटल की जरूरत है आपको, अगर आपने कहीं दूसरी फंड से ले लिया तो आप पे वो कंप्लायंस ब्रीच हो जाएगी आपको, तो आप डिफॉल्ट में आ जाओगे। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा है कि आपका मैनेजमेंट को डिसाइड करना है कि वो छोटा मोटा कंप्लायंस RBI का करते रहेंगे या फिर वो RBI का लाइसेंस सरेंडर करके हु बिकम अनरजिस्टर्ड CIC। लेकिन हमेशा जब भी वो फंड रेज करेंगे उस पर्टिकुलर NBFC में, तो इस सारी चीजों का, इस मास्टर डायरेक्शन जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, इसको हमेशा रिफर करने के बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे। कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट कर दो कहीं ना कहीं ग्रुप में पैसा घुमा करके इधर से उधर, बट वो कंप्लायंस कितना 360 डिग्री एनालिसिस नहीं करते उस चीजों का, और वहां पे वो फॉल हो जाते। क्योंकि जब आप लाइसेंस सरेंडर करने के लिए जाओगे ना तो RBI 10 बार उस चीज को पूछेगा आपसे, और 10 बार हमेशा वॉच करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लाइसेंस सरेंडर करने के बाद वो कुछ और एक्टिविटी करना चाह रहे हैं। ओके, ठीक है।
और सर अभी ऑब्वियसली मेरे को एनबीएफसी लाइसेंस तो मिल चुका है, तो अभी एनबीएफसी का ठीक है, अभी मेरी कंपनी ना एक सब्सिडरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाली है एंड विच इज रजिस्टर्ड विद आईआरडीआई। तो आईआरडीआई हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पूछेगा क्योंकि हम एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। तो मुझे वो एनओसी आरबीआई से लेना है या फिर ठीक है हम तो रजिस्टर्ड हो चुके हैं एज इन्वेस्टमेंट, तो मैं बिना एनओसी लिए भी इन्वेस्टमेंट कर दूं, और वो इंडियन कंपनी है। नहीं देखो, जहां तक मुझे पता है आईआरडीए जो आपको जब एनबीएफसी जब वो आपकी एक एनबीएफसी है उसकी एक सब्सिडरी है, हाँ। वो पर्टिकुलर सब्सिडी आईआरडीए के पास जाकर के एक इंश्योरेंस कंपनी का लाइसेंस लेना चाहती है, करेक्ट? ऑलरेडी ले चुकी है। अच्छा, मतलब आईआरडीए से उसको रजिस्ट्रेशन मिल गया है ना? यस, आईआरडीए से रजिस्ट्रेशन भी मिल चुका है। तो अभी मेरी कंपनी जो एनबीएफसी है वो आईआरडीए रजिस्टर्ड सब्सिडी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रही है। सो आईआरडीए के रूल्स में है कि एनओसी लेके आओ। एनओसी थी तो आपको एनओसी की जरूरत थी आईआरडीए के रूल में, इसके लिए वो है, ठीक है। जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे तब क्या वो एनबीएफसी जो कंपनी है वो एनबीएफसी के साथ कुछ रिलेशन था कि नहीं था? शेयर होल्डर थी या इन्वेस्टमेंट था कि नहीं था? वो तो सर पहले से ही है क्योंकि मेरी कंपनी अभी रिसेंटली नवंबर में ही एनबीएफसी बनी है, पहले तो नहीं थी। नहीं। और सब्सिडी तो पहले से ही है। अच्छा, एनबीएफसी अभी बनी, सब्सिडी पहले से नहीं थी ना? हाँ, तो नहीं, उनको सब्सिडी पहले से ही थी, एनबीएफसी अभी हाँ, एनबीएफसी आज बनी है ना? तो यस पहली बात यस। तो एनबीएफसी को कोई आरबीआई से एनओसी की जरूरत ही नहीं पड़ती फॉर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। अगर आईआरडीए मांगता है तो आप अपनी कंपनी के लेटर हेड पे प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे करके और आरबीआई का अथवा आरबीआई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो अटैच करके दे सकते हो, क्योंकि आरबीआई आपको कभी भी कोई एनओसी नहीं देता है। अच्छा, एनओसी आपको उस सेंस में देता है, एनओसी उस सेंस में देता है जब आप फॉरेन में इन्वेस्ट करने के लिए जाओगे, फॉरेन में ब्रांच ओपन करने के लिए जाओगे या कुछ मैनेजमेंट चेंज करते हो, कुछ और चीजें, तो तब आरबीआई का लगता है। वो भी एनओसी नहीं देता, दे गिव यू अ प्रायर रिटन अप्रूवल लेटर कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए मैं ये अप्रूवल लेटर है। बट अगर बोलो कि मैं एक आईआरडीए वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना आप एक्विजिशन करने जाओगे तब ठीक है, लेकिन पहले से ही आपकी वो सब्सिडी है तो सब्सिडी ऑलरेडी मेरी है, तो मुझे दोबारा, और जब आपने एनबीएफसी का लाइसेंस लिया उस समय तो आपने सारा डिस्क्लोजर दिया ही था कि मेरा ये इन्वेस्टमेंट है, मेरा ये सब्सिडी है, तो आरबीआई को उस चीज को पहले से ही पता है, फ्रेश कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। आईआरडीए का अगर रेगुलेशन ऐसा है कि अगर जो इंश्योरेंस कंपनी है उसमें कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो मुझे एनओसी चाहिए, तो एनओसी आप अपने कंपनी के लेटर हेड पे उनको बता सकते हो स्ट्रक्चर कि मेरी ऑलरेडी एक कंपनी है जो एनबीएफसी है और एनबीएफसी को इन्वेस्टमेंट और लोन करने के लिए किसी की जरूरत की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब किसी प्रॉपर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अगर मेरी प्राइवेट कंपनी होता तो स्पेशल रेजोल्यूशन एनडीटी 14 फाइल करना पड़ता, बट हियर एज एनबीएफसी आपको कोई जरूरत नहीं है दूसरी कंप्लायंस करने की। अच्छा, थैंक यू सर। एंड वन मोर थिंग, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो मैंने बनाई है, तो क्या इन्वेस्टमेंट कमिटी भी मैंडेटरी है या फिर हमारी मर्जी? एनबीएफसी के लिए ना? हाँ, एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट। एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट, जिसमें दो चीज है। अगर आप इतना ज्यादा मतलब बोलते हैं ना आपका इन्वेस्टमेंट से जो रेवेन्यू है या आपकी इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आप हो रही हो, ठीक है, बोल सकते हैं कि मेरा रेवेन्यू का सोर्स बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट से ही है, हमेशा मैं हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ, कहीं से इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर बेचता हूँ, फिर इन्वेस्टमेंट करता हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ, मार्केट में इन्वेस्ट कर देता हूँ, कोई बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, बार बार करता रहता हूँ। तो आपको एक कमेटी बनानी चाहिए, क्योंकि एक ट्रेजरी फंक्शन जो कंपनी में होता है जो आपको उसका एनालिसिस करके देता है कि किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आप कोर हार्डकोर इन्वेस्टमेंट में ही हो और फ्रीक्वेंटली आप इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपको कमेटी बनानी चाहिए। और अगर ऐसा हो कि नहीं मैं एफडी में कर दिया, साल में एक दो इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर में इसमें कर, तो बोर्ड कैन डू दिस काइंड ऑफ एनालिसिस। मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना दी क्योंकि वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, बट आप 6 महीने में साल में किसी एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिए हो, किसी को लोन दे दिए हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिए, एफडी में इन्वेस्ट कर दो, बोर्ड के पास हाँ वो एजेंडा, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट बोर्ड में आप हमेशा प्रेजेंट कर दीजिए। अगर आप फ्रीक्वेंटली इन्वेस्टमेंट नहीं करते
बट अगर आप तुरंत बार बार इन्वेस्टमेंट करते हो, हर 14 दिन में मार्केट गिर रहा है तो आप म्यूचुअल फंड में डाल दिया, आप शेयर में डाल दिए, आप गोल्ड में डाल के रखे हो, आप एफडी में डाले हो, तो बार बार उसको आप कीप ऑन चेंजिंग द अमाउंट, या कोई और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बार बार किसी और अलग अलग प्राइवेट कंपनी में या दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट कमेटी होना बहुत जरूरी है। ओके ओके, क्लियर फाइनली। सर वन मोर थिंग, अभी रिसेंटली ना हमारा मैनेजमेंट डिसाइड किया था नेम चेंज के लिए, जो भी फॉर एनबीएफसी। हाँ एनबीएफसी, अभी एनबीएफसी बन गई है ना, तो जो पहले वाला नाम था हमने सीओआर उसी नाम से लिया, देन सडनली दे वांट चेंज द नेम, तो मैंने आरओसी में रिजर्वेशन नेम तो डाल दिया था, बट एनओसी के लिए पूछा गया, फिर मैंने आरबीआई को एनओसी के लिए पूछा, तो उन्होंने एक्चुअली मेरा 10 डेज भी लैप्स हो गया, मुझे एनओसी नहीं मिला, तो मेरे को ये रीजन जानना है कि वो मतलब क्यों गलती मेरे तरफ से थी, क्योंकि मैंने अब तक एक्सबीआरएल का लॉगिन भी मुझे नहीं मिला, नहीं, तो मैं कुछ देखिए कंप्लायंस नहीं दो कर पाई। यस समझ गया मैं, कई लोगों ने कहा ऐसा सिंपल क्वेश्चन बीच में था। देखिए एक बार जब आप एनबीएफसी बन जाते हो ना, आपको सीओआर मिल जाता है, ठीक है, कोई भी मेजर चेंजेस करने से पहले, मेजर चेंजेस में 3-4 पॉइंट मैं बताया था, बाकी और है। एक होता है शेयर होल्डर्स, अगर आपके 30% से ज्यादा शेयर होल्डर चेंज होते हैं तो बिफोर मेकिंग अ शेयर ट्रांसफर एक्टिविटी आपको आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लेना पड़ता है, जो कि मास्टर डायरेक्शन में लिखा है। नंबर 2, अगर आपके डायरेक्टर चेंज होते हैं और उस चेंज से 26% इंपैक्ट पड़ता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है, प्रायर अप्रूवल बिफोर गोइंग टू डीआईआर 12 एंड ऑल द थिंग्स। थर्ड, नेम चेंज, अगर आप नेम चेंज का प्रपोज करते हो, सबसे पहले आपको आरबीआई के पास जाना चाहिए था। अच्छा, ओके। मैं ऐसा नाम चेंज करना चाहता हूँ सर, मुझे आप अप्रूवल दीजिए। ओके। तो आप 5-6 नाम प्रपोज करिए आरबीआई को कि सर मैं ये नाम रखना चाहता हूँ, रखना चाह रहे हैं हमारी कंपनी, एंड देन वो 5-6 नाम लेके आप आरबीआई को जाइए। थर्ड, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन जुरिडिक्शन टू अनदर जुरिडिक्शन, प्रायर अप्रूवल बाय आरबीआई इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट है, तो उस पर अभी डील नहीं करता हूँ। तो आपका इंटेंशन सही था, लेकिन स्टेप अलग था। सबसे पहले आपको आरओसी ना जाके आपको आरबीआई के पास जाना चाहिए। आप आरबीआई के पास जाइए, आप अपना जस्टिफिकेशन दीजिए, आपको नाम क्यों चेंज कराना है, वो आपको दूसरा अगर वो आपके जस्टिफिकेशन से सहमत हो जाएंगे, अप्रूव करेंगे, तो आपको न्यू फ्रेश सीओआर इशू करने का टाइमलाइन दे देंगे कि आप आरओसी में जाइए, अपना नाम चेंज करवा के लेके आइए और फिर केवाईसी करिए, फिर मैं आपको नया सीओआर इशू करूंगा। लेकिन चांसेस थोड़ा सा कम इसलिए हो जाता है, क्योंकि आपने अभी 3 महीने पहले ही सितंबर 21 में ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया और अचानक ही आप बोल रहे हैं सर मुझे तो नाम चेंज करना। आरबीआई ऑफ द रिकॉर्ड यही बोलेगा, तो इतनी एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या, पहले आप नाम चेंज कर लेते फिर हमारे पास आते ना। हाँ, मुझे सेम आंसर मिला। अगर मैं ऑफ कोर्स, अरे सेम आंसर ही मिलेगा मैडम, क्योंकि वो यही बोलेगा मेरे पास इतना काम थोड़ी नहीं पड़ा हुआ आरओसी के जैसा, आरओसी तो पैसा लेकर के सारा एक्टिविटी करता है, हम तो फ्री में करते हैं, हम मतलब आरबीआई। बट फिर भी अगर मैनेजमेंट का इतना पूरा बोलते हैं कि नहीं ये नाम चेंज कर देंगे तो हमारा एकदम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, एकदम जो कुछ भी है, तो आप रिप्रेजेंट करिए आरबीआई को, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश करिए कि नाम के पीछे क्या लॉजिक है। तो अगर वो मान जाते हैं तो आपको एक अप्रूवल तो नहीं देंगे, बट एक लेटर दे देंगे या तो एक ईमेल दे देंगे, वो ईमेल आप आरबीआई में सबमिट कर दीजिए कि दिस इज द लेटर आई गॉट फ्रॉम आरबीआई, तो उसके बेसिस पे आरबीआई फिर आपको नेम चेंज का अलाउंस दे देता है। बट फर्स्ट आपको आरबीआई में जाना पड़ेगा, कोई भी चेंजेस करने से पहले, मेजर चेंजेस करने से पहले आरबीआई का प्रायर अप्रूवल की जरूरत है, ये मास्टर डायरेक्शन में भी लिखा हुआ है। ओके ओके, अंडरस्टूड। तो मेरा स्टेप रॉन्ग था, ठीक है। हाँ देखिए, एनबीएफसी अगर आप प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी की बात करो तो दैट्स नॉट एन इशू, बोर्ड अप्रूवल या फिर शेयर होल्डर, बट जैसे ही आप किसी भी, नॉट ओनली फॉर आरबीआई, किसी और रेगुलेटर के साथ हो, इंडिया में 2-3 ही मेजर रेगुलेटर हैं, जैसे सेबी हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गए, आईआरडीए हो गया, तो अगर आप उनके साथ रजिस्टर्ड हो ना, सबसे पहले आप उनके पास आपको जाना चाहिए कि आप उनसे आप पहले अप्रूवल लेके आइए, फिर आप आरओसी को इंटीमेट करें। आरओसी जस्ट रिकॉर्ड कीपर ना, उनको वो थोड़ी ना आपको बोलेंगे अरे आप पता चला
कि आप आरबीआई में किसी और नाम से एनबीएफसी चला रहे हो, बट एक्चुअल में आरओसी में कोई और नाम है, यानी कि फ्रॉड कर रहे हो आप, तो इसके लिए वो आरओसी कभी हामी नहीं करेगी। ओके ओके सर, अंडरस्टूड, ठीक है। एंड सर मेरे को अब तक ना XBRL लॉगिन भी नहीं मिला, तो मैं कुछ भी फॉर्म भी फाइल नहीं कर पा रही हूँ। देखिए आपको उनका नहीं मिला है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी ये हैं आपके रीजनल ऑफिस में जिसके से थ्रू आपको ईमेल आते हैं आरबीआई के, कुछ तो ऐसा ईमेल आईडी आपको मिला होगा, या फिर अगर आप पॉसिबल है तो रीजनल ऑफिस में विजिट करके आइए और उनको ये चीज बताइए। क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला कि स्टाफ बहुत कम है आरबीआई के पास, तो उतनी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं वो लोग। फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप उनको ईमेल भेजिए, एक ईमेल भेजिए और हर 3-4-5 दिन के बाद फॉलो अप करते रहिए। अगर वो दे देते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है, और अगर नहीं देते हैं, पॉसिबल है अगर आप ट्रेवलिंग वहां तक कर सकते हो तो विजिट करके आइए, एक ही दिन में आपको लॉगिन आईडी प्रोवाइड कर देंगे। जब आप ईमेल भेजते हो, मेक श्योर कि जो XBRL का हेल्प डेस्क ईमेल आईडी है, xbrlsupport@iris.com या xbrlsupport@rbi.org.in, 2-4 आईडी है, उस आईडी पे आप ईमेल करिए और कीप सेंडिंग रिमाइंडर। अगर आप रीजनल ऑफिस बहुत दूर रहते हो तो अगर पॉसिबल है तो एक बार विजिट करिए और आपका काम एक ही विजिट में हो जाएगा। ठीक है सर, मैं तो नवंबर से काम कर रही थी। नहीं देखिए, ये चीज कई बार हम लोग के साथ, बट आई डोंट नो कि अदर रीजनल ऑफिस का कैसा है, बट मुंबई रीजनल ऑफिस का तो स्टाफ आई थिंक ये टचवुड है कि काफी अच्छे हैं। अगर हम उनको ईमेल भी भेजते हैं तो 1 या 2 फॉलोअप में, या उनका कांटेक्ट नंबर भी है हमारे पास, तो उनको फोन करके भी हम बता देते हैं तो आईडी आ जाती है। कभी कभी डिले होता है, डेफिनेटली उनसे डिले होता है, बट कीप अ ट्रैक ऑन द रिकॉर्ड। कभी क्या होता है कि आप एक ही ईमेल भेज के भूल जाते हो, तो आरबीआई के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं रहता कि किसी एक ईमेल को ध्यान दे। आप रिकॉर्ड भेजते रहिए, अपना काम है कंप्लाई करने का। आप मान लीजिए 2-4 महीने से फाइल को 2-3 महीने तक नहीं मिलता है और आपका कंप्लायंस का ड्यू डेट खत्म हो जाती है, तो आपका फॉल्ट नहीं है। आप तो ईमेल भेज रहे हो, आप लेटर भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, यार फिर आगे ये नहीं बोलेगा अरे आपने ड्यू डेट पे काम नहीं क्यों किया। सर आपको तो मैं कई बार रिक्वेस्ट करता था ईमेल आईडी के लिए या आईडी और पासवर्ड के लिए, आपकी तरफ से पेंडिंग था। बट ये सोच के बैठ जाना कि आरबीआई का काम है, आरबीआई अपना टाइम लेगा, तो फिर अपना बहुत सारा टाइम लेंगे, उस पर कुछ इश्यूज नहीं है। ठीक है, नहीं सर, ऐसा तो मैंने नहीं किया। मैंने हर बार उनको रिप्लाई किया, फाइन अब मैं विजिट करूंगी। यस सर, यस विजिट करिए। कभी कभी क्या होता है कि वो उतना ज्यादा है, देखो XBRL helpdesk.@rbi.org.in, एक उनका हेल्प डेस्क का है ईमेल आईडी, तो आप उस पर ईमेल भेजते रहिए आयरिस, या फिर वो आयरिस का फोन नंबर भी है साइट के ऊपर, तो उनको फोन करिए और उनको बोले कि मैं बार बार ईमेल भेजती हूँ तो मेरा अभी तक हुआ नहीं है, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट। तो आई थिंक वहां से तो आपका हो जाएगा। ओके सर, वन मोर डाउट प्लीज। पूछते रहिए, नो इशू। सर ठीक है, अभी तो मेरी एनबीएफसी कंपनी बन गई है ना, लेकिन इससे पहले मेरी कंपनी कंसल्टेंसी प्रोफेशनल क्या कहते हैं उसको, याद, आप कुछ भी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलिए, कौन सा हिंदी कुछ नहीं है, बोलते रहिए। नहीं, वो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करती थी पहले, एनबीएफसी से पहले, वो भी अपनी ही ग्रुप ऑफ कंपनी में। ठीक है, तो अभी एनबीएफसी भी बन गई है, लेकिन मेरी कंपनी ना वो प्रोफेशनल सर्विस को कंटिन्यू करना चाहती है जो वो पहले दे रही थी। देखिए अगर आप आरबीआई का कंडीशन देखते आपने, आप इस प्रोसेस में थे लाइसेंस लेने के, और आरबीआई ने जब भी कई बार मीटिंग किया होगा आपसे या डेटा मांगा होगा, या आरबीआई की एक्टिविटीज जो है परमिशनल एक्टिविटी है कि फाइनेंशियल इनकम होनी चाहिए, या फाइनेंस सेक्टर में कंसल्टेंसी देना वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में नहीं आ पाता है एज ए एनबीएफसी, तो आप वो कंटिन्यू करिए। बट जो कोर एक्टिविटी है आपका इन्वेस्टमेंट करना, उसका रेवेन्यू आपके कंसल्टेंसी बिजनेस से रेवेन्यू से ज्यादा होना चाहिए। ठीक। मैं आपको जैसे एग्जांपल बोलूं कि से फॉर एग्जांपल कि आप इन्वेस्टमेंट किए हो आपकी ग्रुप कंपनी में, उस इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आता है बाय वे ऑफ डिविडेंड, या अगर आपने लोन दिया तो बाय वे ऑफ इंटरेस्ट,
वो रेवेन्यू आपकी जो कंसल्टेंसी बिजनेस है, अब वो कौन सी कंसल्टेंसी बिजनेस है, मान लीजिए आपकी कोई ऐसी कंसल्टिंग बिजनेस, आप किसी को खाली नॉर्मली एडवाइस करते हो, या मैन पावर कंसल्टिंग है कि कभी कभी ये मैन पावर एक्टिविटी क्या होता है कि मेरे पास ग्रुप कंपनी है, तो मेरे पेरोल पे बहुत सारे एम्प्लॉय हैं, मैं अपनी ग्रुप कंपनी का काम करता हूं, तो इनकम या एक्सपेंडिचर मैच करने के लिए मैं वहां से बिल जनरेट करके पैसा लेता हूं, मैन पावर कंसल्टिंग टाइप ऑफ थिंग्स। तो आप वो देखिए कि आप जो भी एक्टिविटी या बिल रेज करते हो कंसल्टिंग से, वो थोड़ा कम होना चाहिए, और आपका वो इनकम जो मेजर एनबीएफसी एक्टिविटी से इनकम उससे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन है आरबीआई का कि आपका फाइनेंशियल इनकम ज्यादा होना चाहिए, तभी आप लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल रहते हो। अदरवाइज जब ऑडिटर का सर्टिफिकेट आप इश्यू करते हो, उसके अंदर एक क्लॉज है, वेदर एनबीएफसी हैज कैरी आउट द बिजनेस ऑफ एनबीएफसी ड्यूरिंग द ईयर और नॉट, यस और नॉट, तो उसके ऊपर आपका वो चीज भी मायने रखता है। ठीक है, तो सर मतलब मेरे को मेमोरेंडम चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, फिर वो तो एज इट इज रहेगा। मेमोरेंडम चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि आपकी कंसल्टेंसी का जो इनकम है थोड़ा कमी रहे, या अगर पॉसिबल हो तो किसी और कंपनी के साथ रूट करे, लेकिन अगर नहीं पॉसिबल है यू कैन कैरी आउट द कंसल्टेंसी, बट आपका जो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी आप बना के चल रहे हो, उससे डिविडेंड या लोन का रिपेमेंट का इनकम ज्यादा रहे। ओके सर, डन। थैंक यू सर, हो गए मेरे डाउट आज के अब तक के। ओके, कुछ और भी है, आप मैंडेटरी जो भी पॉलिसीज हैं वो सारा आप ड्राफ्ट करके रखिए। क्वार्टरली रिटर्न अगेन एक्सबीआरएल का लॉगिन आईडी तो आपको आया नहीं है, तो वो जब आ जाए तो उसका फाइलिंग करिए। अगर आप सी केवाईसी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, जैसा मैंने आपको स्लाइड स्लो में बताया है, तो कई सारी चीजें हैं, अभी नई कंपनी हो तो आपको वो सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नहीं, ये इनको ये भी बताओ रजिस्ट्रेशन का भी, क्योंकि कैसा है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी में ये लोन जहाँ कस्टमर इंटरफेस नहीं है तो कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं रिक्वायर्ड है। सर सही करो, लेकिन अगर आप जनवरी 21 का एक सर्कुलर देखिए जिसमें लीगल एंटिटी का रजिस्ट्रेशन भी सरसाई पे एप्लीकेबल हो चुका है। हाँ, ये थोड़ा क्लैरिटी दीजिए। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ सर, जब ये सी केवाईसी लॉन्च हुआ 2016 में, उस समय उनके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था या लोगों को भी पता नहीं था, तो आरबीआई भी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट, मतलब पीएमएलए, जिसके अंदर ये सरसाई आता है, जिस एक्ट के अंदर, तो उन्होंने बोला कि आप अभी ठीक है लीगल एंटिटी छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास उतना ज्यादा इंफ्रा नहीं है, पहले खाली हम इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल चलता रहा। अब जनवरी 21 में सरसाई को अब समझ में आ गया कि कैसे करना है, उन्होंने लीगल एंटिटी के लिए भी बोल दिया है। अगर मैं एनबीएफसी हूं, मेरे लिए तो एक इंडिविजुअल भी मेरा कस्टमर है और एक कंपनी भी मेरी कस्टमर है जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट किया तो मेरा कस्टमर बना कि नहीं बना, अगर मैं उनके इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता हूं, उनका ड्यू डिलिजेंस करूंगा कि नहीं करूंगा मैं, भले से मेरी ग्रुप कंपनी ही है, बट पेपर ट्रेल बनाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल रूट हो गया पैसे घुमाने का, कि ग्रुप में एक एनबीएफसी खोल लो, 8, 10, 15 प्राइवेट कंपनी है, यहाँ का पैसा वहां, यहाँ का रेवेन्यू वहां, ये करते रहो। तो आरबीआई ये नहीं बोल, जब आएगा इंस्पेक्शन के लिए, जब भी आपका टाइम आता है इंस्पेक्शन करने के लिए उनके आरबीआई के इंटरनल चेकलिस्ट के हिसाब से, तो ये जरूर बोलेंगे किस बेस पे आपने इन्वेस्टमेंट किया। अगर आपने इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया, सीसीपीएस में इन्वेस्ट किया, प्रेफरेंस में इन्वेस्ट किया, एनसीडी में इन्वेस्ट, क्या बेस था, क्या ड्यू डिलिजेंस आपने किया। तो एनबीएफसी के लिए तो वो कंपनी जो है वो तो कस्टमर हो गई ना। अगर आप लोन भी देते हो तो मेरी कस्टमर है वो, भले से ग्रुप कंपनी है कि तो क्या हुआ, कस्टमर तो है ना। तो अरे थोड़ा डाउट है ये मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे 90% लोगों का ये मानना है कि खाली एक कोर इन्वेस्टमेंट जो खाली इन्वेस्टमेंट कर रही है उसको एफआईयू और एक्सबीआरएल के अलावा और कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो या तो वो शेयर करें। देखिए सर, क्या होता है ना कि कुछ ग्रे एरिया होती है, कुछ खाली जगह होती है, ठीक है। तो कुछ खाली जगह होती है तो आरबीआई कट टू कट नहीं पूछता, बताएगा आपको, क्योंकि आरबीआई वहां कंसल्टेंसी के लिए नहीं बैठा है, आरबीआई वहां पर रेगुलेटर है। अगर आप उसका अगर सरसाई का नोटिफिकेशन आप पढ़ोगे तो कस्टमर का वो लिखा है, लीगल एंटिटी कस्टमर, इंडिविजुअल कस्टमर,
अगर मैं कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी हूं तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं किसी और कंपनी में, क्या वो मेरी कस्टमर नहीं है? मैं लोगों से ही पूछता हूं। अगर आप करते हो, कई लोग और दूसरा जो, क्योंकि ये ग्रे एरिया है तो भाई ये आपके ऊपर है, जब कभी लेकिन अगर मुझसे पूछोगे, मेरा जिस भी कुछ रहता है, मेरा तो यही है कि क्या जरूरत है आपको माइंड में एक नॉन कंप्लायंस लेके चलने के लिए? आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा डेटा अपलोड करने में, सरसाई में, CKYC में, तो अपलोड कर दीजिए ना, उसमें इश्यूज क्या है? और रही बात FIU में करने का, सर जो मैं लोन दिया हूं उस कंपनी में, क्या जो कहीं हो सकता है किस एक्टिविटी के लिए वो यूज कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। कहीं ऐसा तो मुझसे लोन लेकर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके वहां ज्यादा पैसा कमा रहे, उनके शेयर होल्डर कौन है, कहाँ पे पैसा वो थर्ड पार्टी मुझसे लोन लिया और जाकर किसी अनरेगुलेटेड एंटिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो मुझे उनके बारे में नहीं पता है। वो तो मेरा कस्टमर, मैं तो उनको कस्टमर ही ट्रीट करूंगा, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो इंडिविजुअल हो। तो ये ग्रे एरिया है, RBI ने क्लियर कट गाइड डायरेक्शन नहीं दिया है, इसके लिए लोग उसका जो मिसयूज करते हैं, इस चीज का मिसयूज करते हैं। नहीं, थोड़ा अवेयरनेस भी नहीं है, मैं ये बोलूंगा, बिकॉज लाइक अगर मैं भी आज ये कंपनी कर रहा हूँ तो प्रमोटर भी बोले इसके लिए सर, अवेयरनेस इसके लिए नहीं है ना, क्योंकि कहीं सर्कुलर में या कहीं पे इस चीज का एकदम क्लियर सीधे सीधे लिखा नहीं है। जब RBI आपको इंस्पेक्शन के लिए आता है और आप बोलते हो कि मैं खाली ग्रुप में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, खाली इन्वेस्टमेंट करता हूँ इक्विटी में, मैं हर एक कंपनी या मैं अपने ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो सर क्या जरूरत है मुझे इसको CKYC में डेटा डालें? उस समय RBI आपको क्वेश्चन करता है कि लीगल एंटिटी वाला जो नोटिफिकेशन है CKYC का, जो PML गाइडलाइन का नोटिफिकेशन है, या जो RBI का KYC मास्टर डायरेक्शन है, उसमें मैंने नहीं ये लिखा है कि आप ग्रुप कंपनी में करोगे तो मत करो, लोन दोगे तो मत करो, केवल इंडिविजुअल कस्टमर का ही करो, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक खाली स्पॉट ब्लैंक ग्रे एरिया छोड़ा है। कंप्लायंस करना न करना, ट्रू स्पिरिट में कंप्लायंस करना, ये आपके ऊपर है। नहीं, मैं क्या बोलना चाहूंगा, अगर उनका सिंपल रिक्वायरमेंट है, इफ अ कंपनी इज हैविंग कस्टमर इंटरफेस, इफ कंपनी इज नॉट हैविंग कस्टमर इंटरफेस, तो अगर कस्टमर इंटरफेस, हाँ सर देखिए वही चीज है ना कि कस्टमर की डिफिनेशन क्या है। नहीं, वो कौन सी कंपनी होगी जिसका कस्टमर इंटरफेस नहीं है, मैं ऐसा पूछता हूँ। सर वही मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका कस्टमर इंटरफेस, तो इसका मतलब अगर उन्होंने ऐसा बाइफरकेट किया तो कहीं ना कहीं वो एक इंटरनल ग्रुप की कंपनी को और अदर देन ग्रुप की कंपनी को बाइफरकेट कर रहे होंगे। सर ये भी होता, वही मैं बोला कि इसका इंटरप्रिटेशन है कि किस बेस पे जो कंपनी है वो किस बेस पे कंप्लायंस करना चाहती है, किस बेस पे वो कंप्लायंस नहीं करना चाहती है। हम इंडियन मेंटालिटी की बात करें तो हम लोग तो रिस्ट्रिक्टिव वाली बातें करेंगे ना। करे हमेशा उस वाले पॉइंट पे जाते जिसमें मुझे काम ना करना पड़े। हाँ, तो उसके हिसाब से अगर हम जाए तो वो लॉजिक के हिसाब से आप मुझे बताइए। हाँ जी, लेकिन क्या होता है सर, क्योंकि ये जो कस्टमर इंटरफेयर, नॉन कस्टमर इंटरफेयर से बहुत पहले RBI ने डिफाइन किया था, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। डिजिटल लेंडिंग हो रही है, KYC हो रही है, मोबाइल ऐप के थ्रू अब लेंडिंग हो रहा है। अब वो बात खत्म हुआ, कस्टमर आपके सामने आता था, NBFC के सामने में फॉर्म भरता था, ये डिजिटल, अब वो सब डिजिटल मोबाइल लेंडिंग हो गई है। तो अभी तक वो RBI ने सर्कुलर या वो सब चीज अपडेट नहीं किया है। वो जब अपडेट कर, देखो लीगल एंटिटी आ गई, तो लीगल एंटिटी में तो उन्होंने बोला नहीं है ना। अगर वो है सर्कुलर आपके पास तो शेयर कर सकते हैं क्या? अभी अपन उसको देखेंगे क्या कह रहा है। देखो वो मैं आपको शेयर करूंगा, लीगल एंटिटी का CKYC एक सर्कुलर था। तो नहीं, वो ये क्वेश्चन मार्क हर एक को ही एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कंपनियां बहुत सालों से NBFC बन के इन्वेस्टमेंट कर रही है और उन्होंने कुछ नहीं किया हुआ, उन्होंने खाली XBRL लेके रखा हुआ है, FIU रजिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल ऑफिसर डाल के रखा हुआ है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, 3 चीजें आपने बोल दी, एक बोल दिया आपने CKYC, सरसाई, फिर CIC, उसके बाद एक और IBC वाला भी, तब मैं करूं कि नहीं करूं इन्वेस्टमेंट कंपनी? देखिए सर, अगर मैं आपका बात कहूं कि लोग जो सर्कुलर आया था बहुत पहले आया था, उस समय तो RBI NBFC को लेकर के उतना सीरियस नहीं थी, या RBI NBFC को लेकर उतना कंप्लाइन, आज बहुत सारी चीजें एप्लीकेबल कर दी। आज आप देखोगे जो अक्टूबर का सर्कुलर है, जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था NPA का, जो बैंक को NPA एप्लीकेबल थी वो अब NBFC को भी एप्लीकेबल हो गई। जो SMA 012 आया है, तो पहले बैंक को होता था, बट अब NBFC को भी क्योंकि NBFC जो जिस पिछले 3-4 सालों में NBFC का बुक पोर्टफोलियो इतना ज्यादा बढ़ा है और जिस हिसाब से NBFC डिफॉल्ट करती जा रही है, उसके हिसाब से RBI को वो चीजें वो अब रूल में कन्वर्ट कर रहे हैं।
मैं बताता हूँ, अगर आप देखो एक चीज पे मैं मतलब कि इंटरप्रिटेशन में अगर मेरी ग्रुप कंपनी ही है तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं उसका CKYC नहीं करूंगा, उसका सिविल का रजिस्ट्रेशन भी नहीं लूंगा। लेकिन अगर मेरी ग्रुप कंपनी है, मुझे तो पता तो होना चाहिए जिस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जिस कंपनी को मैं लोन दे रहा हूँ, लोन मतलब अगर मैं इंटर कॉर्पोरेट लोन दिया, इन्वेस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस या डिवेंचर, उसके डायरेक्टर का KYC क्या है, उसके डायरेक्टर का क्या सिविल स्कोर है, क्योंकि कंपनी तो कंपनी होती है, चलाता तो उसका डायरेक्टर है। तो डायरेक्टर का क्या है, ऐसा तो नहीं जिस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट किया हूँ, जिस कंपनी में मैं लोन दे रहा हूँ, उसके डायरेक्टर महाराज डिफॉल्ट करके बैठे हैं, वो कंपनी का सिविल स्कोर बहुत खराब पटा हुआ, क्योंकि वो बहुत लोगों से पास्ट में लोन लिए हैं और वो फटे। तो मुझे सिविल स्कोर तो चेक करना चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है, पर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अगर मैं ये एक्सेप्ट करूंगा, तो 80% लोगों के दिमाग में टेंशन क्रिएट कर रहा हूँ कि भाई नहीं सर वही मैं बोला, ग्रे एरिया है सर। हाँ, मतलब लिखा नहीं है। लेकिन अगर RBI का, सर मैं तो हमेशा मानता हूँ कि RBI जो नोटिफिकेशन इशू करती है, ROC जो नोटिफिकेशन इशू करती है, या बाकी के जो रेगुलेटर नोटिफिकेशन इशू करते हैं, उस नोटिफिकेशन इशू करने के पीछे जो लॉजिक होता है, अगर आप उसको समझेंगे तो वो चीजें समझ में आ जाएगी। कुछ चीजों को ग्रे एरिया दिया, अब वो RBI ने क्यों इतना क्लियर कट नहीं दिया है वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे, अगर कोई मन में अगेन हो जाता है, ये चीज कभी कभी मैं भी फेस करता हूँ, जब हमारी कंपनी कुछ चीजें पूछती है तो कोई कहाँ लिखा है, तो हर एक चीज लिखा नहीं होता है। कभी कभी जब वो RBI आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, उस समय पूछेगा तो ठीक। कभी कभी होता है ना सर, अब जब तक आप नहीं पकड़े जाते हो तो यू आर द किंग, आप किंग मेकर हो, और जब आप पकड़े जाते हो, अरे तो सडनली सारे लोग ये बोलते, अरे मैंने तो पहले बोला था, मैंने आपको बोला था। बहुत सारी चीजें सर पिछले 2-3 वीक में सामने आई है। बड़े बड़े लोगों के ऊपर ये CBI आई है, हमारे रेगुलेटर में लोग हैं। NSE का केस देख लीजिए जो पब्लिक डोमेन में है। तो जब तक पकड़े नहीं जाते हो तब तक सब कुछ अच्छा होता है कि अरे ये रजिस्ट्रेशन मत करो, वो रजिस्ट्रेशन मत करो। सर कॉस्ट कुछ नहीं है सर, सिविल में कॉस्ट करने का कितना लगता है, 15,000 प्लस GST फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम से 5,000 रुपया प्लस GST विच वैलिड फॉर द 1 ईयर। पर वो चारों में करना पड़ता है ना आपको? हाँ सर, वो चारों में करना पड़ता है 15। हाँ तो चारों में तो सर, अरे सर नहीं, आप इसको ऐसे सोचिए ना, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, आप ऐसा सोचिए कि अभी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, ठीक है, उसमें 2 कंपनी है जिसमें ना तो स्टाफ है, कुछ है, 2 डायरेक्टर है, इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, उसमें कुछ नहीं होता। अब अगर आज मैं ये कंसेप्ट फॉलो करूं तो मुझको ये पूरी कंप्लायंस करने के लिए एक NBFC का पर्सन लाना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक पार्ट है। देखिए तो अगर आप बोलते हैं ना, जो भी सारा चीज फटता है, जो मार्केट में ये सारे पैसे घूमते हैं या जो कुछ भी होता है, इसी चीज के लिए होता है। अरे मैंने तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरा कंप्लायंस तो इतना है नहीं, तो भाई क्यों कंपनी ओपन किया? नहीं करते ना। कंप्लायंस का तो कॉस्टली होगा ही होगा। आप नॉन कंप्लायंस करो भाई, करो नॉन कंप्लायंस। नहीं, कोई पूछेगा, पॉइंट तो वही आ रहा है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, पॉइंट तो वही आ रहा है। सबसे पहला पॉइंट यही आ रहा है कि हमको NBFC को 2 टुकड़ों में बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे, और उसमें जो कस्टमर की डेफिनेशन वही ग्रे एरिया है, क्योंकि कस्टमर इटसेल्फ नहीं डिफाइन किया हो। वही चीज है ना सर, कस्टमर इटसेल्फ क्लियर। अगर वो डिफाइन कर देते कि एनी पर्सन इन ग्रुप और एनी पर्सन आउटसाइड, तो उनको बाइफरकेट करने की जरूरत ही नहीं थी, having no customer interface। तो इसमें क्या होता है, when you are dealing anyone other than yourself, तो that is your customer। करेक्ट। मतलब मेरे को ऐसा अपने कन्वीनियंट के लिए इंटरप्रिटेशन लेना है। नहीं सर, आप एकदम राइट हो इसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हाँ, है। तो मेरे को क्या, अगर कहीं लिखा हुआ है कि स्पेशली, मैं यही पूछूंगा आपसे भी, यही पूछूंगा, अगर कहीं लिखा हुआ है कि हाँ आप एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हो और इवन इफ आपका कस्टमर इंटरफेस नहीं है तो आपको CKYC CIC ये रजिस्ट्रेशन लेने मैं भी कराऊंगा, लेकिन नहीं लिखा है तो मेरे को खुद को कन्विंस करना मुश्किल होगा मैनेजमेंट को। वही सर, यही हो रहा है प्रॉब्लम। देखिए सर, वही चीज है सर, ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा। अगर आप कहीं पढ़ो मिलेगा ना, तो वही पुराना सर्कुलर जो 2016 से चलता आ रहा है, 2018 में थोड़ा सा मॉडिफाई किए, उसमें जो आप बोले डिक्टो यही वर्डिंग लिखा है कि कंपनी हैविंग कस्टमर इंटरफेयर्स, तो ये सर मैंडेटरी है। कस्टमर डज नॉट हैव कस्टमर इंटरफेयर्स तो उनको कुछ भी नहीं मैंडेटरी। कस्टमर क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कस्टमर? हाँ, तो कस्टमर में मेरे को यही बोलना चाहिए, अगर मैं खुद से डील कर रहा हूँ तो मैं अपना कस्टमर नहीं हो सकता।
वही चीज है सर, अगेन वही बात है। अगर मैं अपनी ग्रुप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एग्रीड, मैं आपका पॉइंट एकदम क्लियर ले रहा हूँ, जब मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं खुद में इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पार्ट ऑफ द ग्रुप हूँ। लेकिन अदर देन कंपनी में किसी भी कंपनी का शेयर खरीदता हूँ तो जो आप बोल रहे हो वो एकदम परफेक्ट है कि मुझे वो करने से पहले पूरा वो केवाईसी की पॉलिसी ये वो सब रेडी रखना चाहिए। मेरा ये मानना, यस मेरा ये मानना। तो बस सेफ साइड पे अपन ये बोल सकते हैं एज ऑफ नाउ, जब तक क्लैरिटी नहीं है कि अगर आप प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, बिकॉज एफआईयू का रजिस्ट्रेशन उसने रिगार्डलेस ऑफ एवरी एनबीएफसी को बोला है कि आपको प्रिंसिपल ऑफिसर डेजिग्नेटेड ऑफिसर इन्फॉर्म करना है, तो आपको करना ही है चाहे आप क्रेडिट का काम करो ना करो। और सेम वे में एक्सपीएनएल में क्योंकि हमको आरबीआई को रेगुलेट करना है वो हमें करना ही है। अब क्वेश्चन बचते हैं 3, सीआईसी, आपका सरसाई। सरसाई भी बोलता है जब आप कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट करते हो तो आपको हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्रिएट करनी है। तो जब मैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ, तो आप सरसाई का इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में अगर आपका नहीं है तो ये पहला नहीं कर दिया। उसके बाद है भाई CKYC की। अगर मैं ग्रुप छोड़ के किसी भी पर्सन से डील नहीं करता हूँ, मैंने अपनी ग्रुप कंपनी लाइक मैं एक्सिस बैंक की होल्डिंग कंपनी हूँ, मैंने एक्सिस बैंक में ही शेयर होल्ड करके रख दी। अब उसके अलावा इन्वेस्टमेंट का पर्पज यही है, मैं डील नहीं, सेल परचेज नहीं कर रहा हूँ, रख के मैंने छोड़ दी। तो मेरा इसके अलावा किसी से कोई इंटरफेस नहीं है। अब सेकेंडली मेरा जो पैसा लगा है वो भी मेरे प्रमोटर का ही पैसा लगा है, तो ना तो मेरा पब्लिक फंड है तो मुझे प्रूडेंशियल नॉर्म्स भी फॉलो नहीं करने राइट। और क्योंकि मेरा कस्टमर इंटरफेस नहीं है तो मैं CKYC पॉलिसी किसको पढ़ाऊं? आखिर मेरी पॉलिसी मेरे बोर्ड पे मेरा रिडर्सल ऑफिसर कौन होगा? तो वहां पे मेरे को ऐसा बोलने, मैं ये सिर्फ उतने के लिए कार्व आउट कर रहा हूँ जो एक कंपनी प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनी है या एक कंपनी जो प्योर सिर्फ अपने ग्रुप में लोन देती है, उसके अलावा बाहर नहीं देती। और ग्रुप में ये एजम्पशन ले रहा हूँ कि वो सेम है। अब अनलेस आप ये बोलो कि कहीं लिखा हुआ कि नहीं नहीं ये भी कवर होगा, तो डेफिनेटली आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो रजिस्ट्रेशन कराएगा। नहीं तो सर ऐसा कहीं लिखा नहीं है जो आपने बोला। आई एम 100% एग्री कि अगर आप ग्रुप कंपनी हो और केवल ग्रुप में इन्वेस्ट करते हो तो आपको CKYC, सरसाई और इस सिबिल और इस बाकी का रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। केवल अगर आप इन्वेस्टमेंट कंपनी हो, ग्रुप में इन्वेस्ट करते हो तो FIU में लेना मैंडेटरी है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर ग्रुप। तो आप FIU में रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, बाकी आपको लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप अदर देन द ग्रुप में जाते हो तो ये मेरा मानना, वहां पे भी लिखा नहीं हुआ है, अगेन वो ग्रे इंडिया, लेकिन एज अ बेस्ट कंप्लायंस अगर दूसरे किसी और इन्वेस्टमेंट का किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जो आपकी ग्रुप कंपनी नहीं है, जो कंपनी आपके साथ रिलेटेड नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्ट नॉट रिलेटेड टू द NBFC, तो आई थिंक मेरा ये मानना है कि वहां पे आपको सारा कंप्लायंस करना चाहिए। ट्रीट द कंपनी एज अ नॉर्मल कस्टमर। फेयर है। इसके अलावा भी आई थिंक इस तरह के क्वेश्चंस थे। कोर कंपनी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया में अदर देन दैट ODI का वो FDI वाला कंप्लायंस के और कुछ नहीं है ना? सर अगर आप इंडिया में, यस सर, इन्वेस्टमेंट अगर बात करते हो, अगर आपके कंपनी में इन्वेस्टमेंट आया तो FDI हो गया। तो आपको आप कहाँ से FDI आया है तो FDI की पॉलिसीज है, कौन कौन कंट्री से FDI आता है तो 100% अलाउड है, कौन कंट्री से FDI नहीं लेना है उसकी एक FDI की लिस्ट FDI पॉलिसी में मेंशन किया हुआ है। वो आप कंप्लायंस करिए, फेमा के अंतर्गत FCGPR वो सारा फॉर्म फाइल करिए और फिर RBI को इंटीमेट करिए कि मुझे इस कंपनी से यहाँ से पैसा आया है। ठीक है, आपका जो हाफ ईयरली FDI रिटर्न है बैक बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट। नील भी चाहिए जब आप इन्वेस्ट, यस सर, नील रिटर्न FDI की। हाँ, नील रिटर्न, यस सर, नील रिटर्न ही करना। नील रिटर्न मतलब जीरो को दो, मतलब वो कंपलसरी है, मैं कंपलसरी है वो जो FDI वाला है। यस सर, नील रिटर्न इज मैंडेटरी। तो ODI भी मिल जाएगी, FDI भी मिल जाएगी। हाँ, FDI भी मिल जाएगा। जब आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तब तो आपको RBI की परमिशन नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि आपका फंड जो इंडिया में ही है। लेकिन जब आप अब्रॉड इन्वेस्टमेंट करते हो तो प्रायर मेकिंग अ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन आपको RBI से परमिशन लेने की जरूरत है। चाहे आप ब्रांच ऑफिस के लिए ओपन कर फॉरेन में ब्रांच ऑफिस ओपन कर रहे हो, एसोसिएट ऑफिस कर रहे हो, जॉइंट वेंचर कर रहे हो या किसी फॉरेन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बिफोर मेकिंग अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा RBI से। राइट सर। NBFC में अभी आपके हिसाब से अगर एक स्टैंडर्ड बात करें तो NBFC में रजिस्ट्रेशन, हैविंग पॉलिसीज में भी फिर मेरा वही व्यू पॉइंट है
कि जो पॉलिसीज कस्टमर रिलेटेड है वो नहीं करके एक प्योर इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, वन। करेक्ट। अगर इम्प्लॉइज है, अब पोस्ट पॉलिसी, अगर इम्प्लॉइज ही नहीं है तो आई थिंक पोस्ट पॉलिसी देखिए सर, यहाँ पे एक दो चीज है। अगर आप लेबर लॉ का कंप्लायंस देखते हो तो 2 डायरेक्टर ये कंपनी में, ठीक है, पॉज विच इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी, ओके, चाहे वो ग्रुप कंपनी हो। यहाँ पे तो मैं 100% श्योर हूँ। देखो, हो सकता है कि एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को हरेस कर रहा हो सेक्सुअली, क्या करोगे? और हरेसमेंट नॉट ओनली फॉर द मैन और वुमेन, हरेसमेंट कैन बी एनीथिंग जो कि एक्ट में डिफाइन किया हुआ है जी। सो दैट मींस पोस्ट पॉलिसी कंपलसरी, मैंने वो एज पर द लेबर लॉ अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में भी कंपलसरी, कहीं पे भी पॉज इज अ मैंडेटरी। हाँ, अब एक प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अब एक्ट भी पता नहीं कहां से बन जाता। अब 2 ही डायरेक्टर है तो उसके आईसीसी में किसको रखोगे आप जी? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में किसको रखे? वही 2 डायरेक्टर है, लेकिन अब एक्ट लिखा हुआ है ऐसा। आई डोंट नो हाउ इज दिस, पर आई थिंक मेरे को लगता है कि जो कंपनी 2 डायरेक्टर वाली है वो नहीं बनाती है, मतलब एवरेज मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, बनाते नहीं है क्योंकि उनका न बनाने का बोलते हैं कि यार मैं किसको बनाऊं, किसी देयर आर नो, मतलब कि देयर आर नो एम्प्लॉइज और नथिंग, नो लेडीज स्टाफ। हां, करेक्ट। लेकिन अगर एक्ट से अगर मुझे पूछोगे कि एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो एक्ट में कुछ का लिखा नहीं है। वो उसने लिखा है कि कंपनी हो अगर आप, तो आपको बनाने की बहुत जरूरी है। सही है सर। मुझे आपका कोई और क्वेश्चन है बेटा? नहीं सर, मेरा सारा आप ही ने पूछ लिया जो मैं भूल गई थी। हाँ, मैंने आपका ही मैसेज देखा, उसी से ही पूछा। अच्छा अच्छा, पॉज का भी मुझे क्लैरिटी मिला। नहीं तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया था ना, जहाँ पे लाइक एम्प्लॉय ही नहीं है, मैंने वहाँ पॉलिसी भी की ऐसे लिख दिया नॉट एप्लीकेबल, व्हिच इज रॉन्ग। वो डिपेंड करता है। देखिए क्या होता है ना, जैसे अभी गौरव सर ने बोला कि मेरे पास खाली 2 ही डायरेक्टर हैं और कंपनी के पेरोल पे कोई नहीं है, ठीक है। तो एक काम आप क्या कर सकते हो कि आप अपने बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर सकते हो कि एज ऑन डेट सिंस देयर इज नो एम्प्लॉय इन द कंपनी एंड द कंपनी हैव not formed the or adopt the pause policy, but as and when company have employee, company will do the immediately form a pause policy and form internal complaint committee। एक ऐसा बीआर में डाल सकते हो भैया कभी भी मैं भी कोई एम्प्लॉय डालूंगा मैं पॉज बनाऊंगा, आज खाली 2 डायरेक्टर थे इसके लिए मैंने नहीं बनाया। मन से सोच लेने की जरूरत नहीं है, मेक देम ऑन द रिकॉर्ड। ओके अंडरस्टूड सर। अभी जो नया जो आ रहा है स्केल बेस्ड, ये अभी कब से इफेक्टिव हो रहा है? अक्टूबर सर, अक्टूबर से 1 अक्टूबर 2022 से, इसी साल अक्टूबर से आ रहा है। तो उसका कंप्लीट मास्टर डायरेक्शन ये सब आएगा। अभी तक जिसने अभी तक नहीं, हाँ, जिसने अब तक एनबीएफसी नहीं पढ़ा वो पढ़ लेगा तो फिर से वो मास्टर हो जाएगा जैसे तो उसके ऊपर तो डेफिनेटली अपने को सेशंस करने पड़ेंगे बहुत सारे। इसी से सर देखिए, इसी से रिलेटेड होगा, ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से चेंज होगा, लेकिन अब वेट एंड वॉच, क्योंकि उन्होंने बेस लेयर को 100 करोड़ कर दिया है। अब 100 करोड़ में बोलता हूँ कि मैं 10 करोड़ का एनबीएफसी हूँ, कोई कंपनी 990 करोड़ की कंपनी है, तो उन दोनों को किस हिसाब से वो बैलेंस करता है आरबीआई का सर्कुलर, वो एक देखने लायक चीज होगी। सही है सर। बाकी जो रजिस्ट्रेशन, हाँ जी, बेस लेयर की डिफिनेशन में 100 करोड़ लिखा है, तब उसमें 100 करोड़ का कंप्लायंस, क्योंकि बड़ी कंपनी जो है उसको भी